पहले के टाइम में कई टीचर्स ऐसे होते थे जो प्रॉपरली ट्रेंड भी नहीं होते थे। एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाती है तो हम सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं? एक 8 साल की बच्ची मिलने आई, पर्ची भेजी उसने कि कलेक्टर मैं इसीलिए बनना चाहती हूँ। स्कूल में और एनवायरनमेंट में जाते ही सर ऐसा भी होता है ना, जैसे क्रिएटिविटी बच्चे की खत्म कर देती है डिसिप्लिन के नाम पे। शिक्षा का उद्देश्य तो यही है कि व्यक्ति को ज़्यादा लॉजिकल बनाना। आपको अपनी लाइफ में कभी करियर काउंसलिंग मिली, और अगर नहीं मिली तो आपको लगता है कि इसकी कितनी वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस हो सकती थी अगर आपको मिलती तो? अगर करियर काउंसलिंग मुझे मिल जाती, केवल किताबी ज्ञान से अब नौकरियां मिलना आने वाले समय में संभव नहीं है। 10 क्वेश्चन आते थे और उसमें लिखा होता था अटेम्प्ट एनी 5। तो मैं 10 करता था और लिखता था चेक एनी 5। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया से माइग्रेट हुए थे। ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर प्राची गौड़, फाउंडर एंड सीईओ रिमार्केबल एजुकेशन से आज राजसमंद में आप सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारे जिला कलेक्टर महोदय से। यस, श्री अरुण कुमार हसीजा सर हम सभी के साथ मौजूद हैं। वेरी वेलकम सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताएं। एकदम बढ़िया सर। कुछ छोटी मोटी चर्चाओं पर हम डिस्कस करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, जो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है आपकी इतनी लंबी जो जर्नी रही है उसके बारे में। तो राजसमंद के बारे में अगर हम बात करें, उससे पहले हमको जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी जर्नी अभी तक की यहाँ तक कैसे रही, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ और चित्तौड़ में ही मेरी पूरी एजुकेशन हुई है बीएससी तक। उसके बाद एमएससी उदयपुर में हुआ और यहाँ पे पहुँचने से पहले मैंने कई विभागों में कई अलग अलग जगह पे सेवाएं दी है। जैसे कि मैं सबसे पहले बैंक में रहा, बैंक में सर्विस की, साथ ही साथ एमएससी मैथमेटिक्स की विद कंप्यूटर साइंस। उसके साथ ही मैं फिर सेंट्रल एक्साइज में रहा, सेंट्रल एक्साइज के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स रहा। फिर मैं स्टेट सिविल सर्विस आरएएस में 1997 में आया और वहाँ 25 साल की नौकरी करने के बाद अब मैं आईएएस की सेवा में हूँ और अभी कलेक्टर राजसमंद हूँ। बेहतरीन सर। आपसे हम इतनी सारे डिस्कशंस यहाँ पे रोज़ प्रोजेक्ट के दौरान और इन जनरल भी बहुत सारी बातें करते हैं, आपसे सपोर्ट लेते रहते हैं। तो हर एक जर्नी में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, और आपने बैंक में जॉब किया, उसके बाद में एज एन आरएएस आपने ज्वाइन करा, और अभी आप आईएएस राजसमंद का जिला कलेक्टर राजसमंद की डेजिग्नेशन पे हैं, और पूरा जिला अच्छे से, मतलब बहुत वेल मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड है। बट सर, यहाँ तक पहुँचने में, हर जगह पहुँचने में कुछ ना कुछ रुकावटें, हर्डल्स आते ही आते हैं लोगों के। तो आप कुछ ऐसी हर्डल्स जो हम सबसे शेयर करना चाहें यहाँ पर? हर्डल्स जो भी मेरा भी जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हुआ। शुरू से सरकारी स्कूलों में ही पढ़ा, बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में ही मेरी एजुकेशन हुई है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो भी लिमिटेशंस हैं वो सभी लिमिटेशंस रहती हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा रहती है स्टूडेंट्स की और रिसोर्सेज की थोड़ी कमी हमेशा से ही रही है। क्योंकि जितने रिसोर्सेज गवर्नमेंट बढ़ाती है उतने ही स्टूडेंट्स भी बढ़ते जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए इस रिसोर्सेज की लिमिटेशंस हमेशा से रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की भी कमी है। अभी तो काफ़ी टीचर्स ट्रेंड हो रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एसटीसी कर रहे हैं। पहले के टाइम में कई टीचर्स ऐसे होते थे जो प्रॉपरली ट्रेंड भी नहीं होते थे। हालांकि सब्जेक्ट का नॉलेज उनको अच्छा होता था, पर प्रोफेशनलिज्म की कमी शुरू से ही है कि जो करियर काउंसलिंग कर सके या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आज है वो आपको बता सके। इस तरह की लिमिटेशंस शुरू से ही रही हैं। तो उसके लिए फिर आपको खुद थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है। उस टाइम पे, हमारे टाइम पे, एक रोजगार समाचार करके न्यूज़पेपर आता था। वो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी वैकेंसीज होती थी वो सब उसके अंदर आ जाती थी। कई मैगजीन्स होती थी जो इनके बारे में बताती थी। यानी जो जितना स्टूडेंट्स अवेयर होता था वो खुद ही इसके बारे में पता करता था, उनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं होता था। और उसके साथ में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो दूसरी हर्डल्स हैं वो अपने आप में हैं, वो सभी के साथ कॉमन है। उसके बारे में कोई ऐसा विशेष हर्डल के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा जी। सर, क्योंकि हम बच्चों के साथ बहुत सारा काम यहाँ कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी पर्सनल एज अ स्टूडेंट लाइफ जर्नी में ऐसे कौन से मेजर चैलेंजेस रहे जिस पे आपने बहुत काम किया, मेहनत करी, आपको लगा कि इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं जिस पे आपने काम किया और बच्चों को और उससे मदद भी मिल सके? ये बिल्कुल सही है कि मैं जब स्टूडेंट्स था तब ये सोचा करता था, क्योंकि मेरे को सिर्फ मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता था।
कि और कंप्यूटर साइंस पढ़ना अच्छा लगता था। पर एक जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, और अब तो फिर भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए हैं, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी कि अगर आपके पास में 2 ही ग्रुप होते थे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। फिजिक्स की नेचर तो फिर भी मैथमेटिक्स से मिलती-जुलती होती है, तो पर केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि ऐसा लगता था कि आप पे लाद दिया गया है और उसको आपको पढ़ना ही है। तो मजबूरन। मजबूरन, हुँ, तो उसी टाइम में सोचा करता था कि मेरे को अगर मैथमेटिक्स के साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद है, मैथमेटिक्स के साथ में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पसंद है, तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे स्टूडेंट को एब्सोल्युटली। कि जिस विषय में उसकी रुचि है उसी विषय को वो पढ़ सके। अब हालांकि काफ़ी करिकुलम में सुधार हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पे, पर अभी शायद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे ये अभी भी नहीं है कि आपको एक पूरे कॉम्बिनेशन के रूप में ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते सर हर जर्नी में बहुत सारे रुकावटें होती हैं, कुछ हर्डल्स ऐसी बहुत सारी आती हैं। आपकी स्टूडेंट लाइफ की कुछ आप हर्डल्स ऐसी शेयर करें जो चैलेंजेस जिससे आप खुद ब खुद उभर के बाहर आए हों, ओवरकम करी हों आपने? हैं। जहाँ तक हर्डल्स की बात है, तो अगर पर्सनल हर्डल्स की बात करें तो हुँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया से माइग्रेट हुए थे 47 में। ओके। मैं पाकिस्तान नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि वो पाकिस्तान उस समय था ही नहीं, हाँ जी। वो अनडिवाइडेड इंडिया था। तो ओके, 47 में जब पार्टीशन हुआ तो वो इंडिपेंडेंट इंडिया में आए। तो यानी कि मेरी जो जनरेशन है वो इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट जनरेशन है। हमारी पूरी पुरानी ओके। जनरेशन सो कॉल्ड आज की तारीख में हुँ, पाकिस्तान कहें तो वहाँ की है। तो जो भी रिफ्यूजीज़ थे उनके साथ में जितनी भी समस्याएँ थी, वो मेरे पेरेंट्स के साथ भी थी, और रिफ्यूजीज़ के जो बच्चे हैं उनको जो समस्याएँ झेलनी पड़ी वो हमने झेली। जैसे हमारे फादर रेलवे में थे, तो रेलवे ओके, में उनके ट्रांसफ़र इंटर स्टेट होते थे, और इंटर स्टेट राजस्थान से ट्रांसफ़र गुजरात होता था। जब मैं बिल्कुल। 6th क्लास में पढ़ता था तो उनका जनवरी में ट्रांसफ़र गुजरात हो गया। तो हम हुँ, चूँकि अकेले नहीं रह सकते थे, इसलिए हम सबको लेके वो गुजरात चले गए। तो 6th क्लास में जनवरी के महीने में गुजरात, राजस्थान से गुजरात जाना और वहाँ एडमिशन लेके यहाँ थर्ड लैंग्वेज संस्कृत थी, वहाँ थर्ड लैंग्वेज गुजराती थी। गुजराती, तो बिल्कुल। नए सिरे से गुजराती को सीखना, हुँ, गुजराती को पढ़ना, तो ये जो पर्सनल हर्डल्स हैं जो फादर के ट्रांसफ़र की वजह से आती रही हमारे पास में। और साथ ही साथ फिर जब मैं 18 साल का था तभी फादर रिटायर हो गए। तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस भी होगा कि हम 5 भाई-बहन हैं तो कैसे क्या होगा? तो उस हुँ, हर्डल्स को मैंने पढ़ने के लिए पढ़ाई का ही उपयोग किया। जैसे कि मैंने जब मैं 12th में पढ़ता था तो 10th क्लास वालों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ओके, तो उससे जो फाइनेंशियल क्रंच था और जो हर्डल थी वो बिल्कुल पूरी तरह से दूर हो गई। ऐसा करके बीएससी हो गई, और बीएससी के बाद में मैंने फिर बैंक में नौकरी किया। बैंक में नौकरी करते हुए एमएससी मैथमेटिक्स किया। मैथमेटिक्स ओके, पसंद था, आगे पढ़ना था और प्राइवेट पढ़ना था। तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स हो जाता है। और उसके साथ में कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था तो स्पेशलाइजेशन साथ में कंप्यूटर साइंस में किया। तो फिर मैंने प्राइवेट एमएससी मैथमेटिक्स किया, और उस प्राइवेट रहते हुए भी उसमें गोल्ड मेडल मिला बैंक की नौकरी के साथ में पढ़ते वॉव! हुए। तो ये जैसे-जैसे हर्डल आती है आपके पास में, जैसे-जैसे चैलेंजेस आएँगे आप उसको अपॉर्च्युनिटी बनाने के लिए कोशिश बिल्कुल, करोगे और उसको और भी ज़्यादा प्रयास करोगे। जिसको तैरना नहीं आता उसको जब तक आप नदी में नहीं फेंकोगे तो वो तैरना नहीं नहीं सीखता। सीखेगा तो बिल्कुल। इसीलिए हम बच्चों को बहुत ज़्यादा आजकल आरामदेह वातावरण देते हैं और बहुत ज़्यादा हुँ, कंफर्ट देते हैं, वो भी कई बार उनके करियर में रुकावट बनती है। बिल्कुल। तो इसीलिए बच्चों को हमको थोड़ा संघर्ष करना भी सिखाना चाहिए। हुँ, जितना संघर्ष वो जीवन के प्रारंभ में करेंगे उतने ही सफल व्यक्ति वो आगे जाके बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो ऐसा कहा भी जाता है सर ना कि अभावों में पले हुए बच्चे ज़्यादा बेहतर करते हैं। हाँ, तो उन्होंने अ, जिन्होंने इतनी रुकावटें अपने जीवन में देखी हों। देखिए तो वो हर रुकावट का सॉल्यूशन वो खुद ढूँढते हैं बिल्कुल, और फिर जुगाड़। उसको जुगाड़ बोलें या उसको सॉल्यूशन बोलें, और हुँ, उसके बाद में फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं। और स गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ हाँ, होती है, अब चैलेंजेस। यहाँ राजसमंद में भी आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर लोअर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हुँ, पढ़ते हैं। जो थोड़े से वेल ऑफ हैं वो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे या बाहर पढ़ने भेज देंगे हुँ, बच्चों को। जो नहीं भेज सकते हैं या नहीं जानकारी रखते हैं इस चीज़ों की, पैसा भी है, कई धनवान भी हैं पर वो जानकारी नहीं रखते हैं, तो हुँ, फिर उनके बच्चे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो उनको ये समस्याएँ, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ये अभाव, चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे हों, चाहे घर के आर्थिक स्थिति के हों, वो अभाव सबसे ज़्यादा उनको ढूँढने पड़ते हैं, पर उनमें एक ज़ील होती है काम करने की। कई आपको गवर्नमेंट स्कूल में इतने ब्राइट स्टूडेंट मिल जाएँगे कि
उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोचिंग नहीं मिली, कोई भी गाइडेंस नहीं मिला, फिर भी वो बहुत अच्छा किया है। क्योंकि बहुत मैं अच्छा पर्सनली कई ऐसे हाँ। बच्चों को जानता हूँ, उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र के छोटे से गांव में रहते हैं, पिताजी टीचर हैं, वो बच्ची उस गांव से बाहर नहीं निकली और आईआईटी में 67 68 रैंक लेके आई। तो बच्चों में प्रतिभा है, यहाँ के राजसमंद के बच्चों में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पर उनको एक प्रॉपर शेप देने की ज़रूरत है बिल्कुल। हमको। वो तो सर कहते हैं ना जो चीनी मिट्टी है, मतलब उसको आकार देने की बिल्कुल, बस, और उसको दिशा देने की दिशा देने की बहुत ज़रूरत है हाँ। यहाँ पे। सर एक चीज़ और, हम आपकी प्रोफाइल देख रहे थे का एंड वी कम अक्रॉस, हमें पता चला कि मैथ्स में आपके हमेशा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, काफ़ी हद हाँ, तक बहुत अच्छे मार्क्स हाँ, रहे। और जनरली इन बच्चों से जब भी मार्क्स बात करते हैं, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों के लिए एकदम हौवा है, हाँ। तो घबरा जाते हैं, मैथ्स के नाम से बहुत ज़्यादा घबराहट है। तो इस पे मैथ्स के साथ के, क्योंकि बाकी के कॉम्बिनेशन भी बहुत डिफरेंट होते हैं, हुँ। तो इस पे अगर आप कुछ डिस्कशन हाँ, करें। यही जो मैंने पहले भी जैसे बोला कि मैं बचपन से सिर्फ़ मैथ्स पढ़ना चाहता था। हुँ, क्योंकि अब इसमें जहाँ तक मैंने इसके बारे में जानकारी ली है कि आपके ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट हाँ जी। साइड एंड राइट साइड, हुँ, और जिसका लेफ्ट थोड़ा ज़्यादा मसल्स हैं, ज़्यादा मजबूत है, तो वो मैथमेटिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। हुँ, तो उसी शायद हो सकता है कि वो डीएनएज़ की वजह से हो, चाहे चाहे जन्मजात हो। तो मैं जब बचपन में भी गणित पढ़ता था तो गाने लगा के पढ़ता था कि एक तरफ हाँ, गाने चलते रहते थे, एक तरफ मैं सवाल करता रहता था। गणित के साथ में दूसरी चीज़ें मेरे को कंपल्सरीली पढ़नी पड़ती थी कि ये आपको पढ़नी मजबूरन। है, मजबूरन हुँ, मैंने पढ़ा। और जहाँ तक नंबर आने की बात है, तो जब 12th में ये लगा कि हमको कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करनी हुँ, पड़ेगी, तो पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में कभी रुचि रही नहीं मेरी बचपन में, तो हुँ। पढ़ाई के अलावा कुछ काम नहीं था। तो इसीलिए नंबर अपने आप आ जाते हैं। यहाँ तक कि बीएससी में तो हमारा ये था कि 10 क्वेश्चन आते थे और उसमें लिखा होता था अटेम्प्ट एनी 5। हुँ। तो मैं 10 करता था और लिखता था चेक एनी 5। यहाँ तक भी था, तो इसीलिए वो मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं उनके सर लिए। जिनको पता है मैथ्स, तो उनसे हाँ, पूछिए। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, जैसे आजकल कई बच्चे मैथ्स से दूर भागते हैं, ज़्यादातर हाँ, बच्चे बहुत होशियार है तो भी वो मैथ्स से मैथ्स दूर से दूर भागना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी मैथ्स कमज़ोर है, क्योंकि ये मैंने कई स्टूडेंट्स पे भी देखा है, मैं कॉलेज में भी रहा हूँ, कि अगर वो चाहें तो मैथ्स में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, हुँ, पर उसको वो करना नहीं चाहते, उससे बचाव करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे विषय पढ़ना बहुत आसान होता है, पढ़ना और याद रखना और लिख देना, उसमें हुँ, दिमाग का कोई उपयोग नहीं होता है। मैथमेटिक्स का सवाल सॉल्व करने में आपको थोड़ा आपके दिमाग। ब्रेन का हुँ, यूज़ करना पड़ेगा। और ये कहा गया है कि हम लोग, जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, जड़त्व का नियम, के जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम पे नहीं लगता है तो हम बिल्कुल जड़ ही रहना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। ये हमारा बिल्कुल। बेसिक एटीट्यूड हर इंसान का ये होता है। हुँ, तो आप ये देखें कि ये भी रिसर्च है कि आइंस्टीन ने अपने जीवन में अपने ब्रेन का 1/6 यूज़ किया। मतलब जब आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट भी अपने दिमाग का 1/6 यूज़ करके इतनी चीज़ें दे सकता है, तो हुँ, इसका मतलब हम अपने दिमाग का 1/600 1/400 भाग ही उपयोग करते एकदम, हैं, सामान्यतः सभी लोग। बिल्कुल, तो इसी वजह से वो मैथ्स से दूर भागते हैं कि मैथ्स करेंगे तो इसमें दिमाग अप्लाई होगा, तो अपन कुछ ऐसी चीज़ शॉर्टकट ढूँढते हैं हम शॉर्टकट हर ढूँढते चीज़ हैं, में। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है, या आप जब उसका टेस्ट लेंगे या उसका काउंसलिंग करेंगे, देखेंगे, तो आप उसके जो ब्रेन के लेफ़्ट राइट की थ्योरी को अगर आप हुँ, मानते हैं, तो लेफ़्ट भी काफ़ी मजबूत मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने घर में देखी है अपनी बेटी के साथ। वो हमेशा मैथ्स से दूर भागती रही, तो और 10th में 100 में से 100 नंबर लेके आई वो, हुँ, मैथमेटिक्स में। और 11th में आते ही वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ शिफ्ट हो गई कि मैं तो हुँ, यही पढ़ना चाहती हूँ, मैथ्स से मैं दूर भागती हूँ, मैथ्स से मुझे डर लगता है। और जब क्लैट के एग्ज़ाम में, जब लॉ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी 12 सवाल आते हैं मैथमेटिक्स के, तो जब हुँ, जब उसको लगा मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, हुँ, तो फिर उसने ह्यूमैनिटीज़ के साथ मैथ्स भी पढ़ ली और 12 में से 10 सवाल सही भी करके आ गई। तो ये गणित से दूर भागने की प्रवृत्ति है बच्चों में। बच्चे गणित में कमज़ोर नहीं हैं, ये मेरा मानना है। तो अगर कोई इंटरेस्टिंग तरीके से गणित भी पढ़ाई जाए, बिल्कुल। जैसा कि अभी ये मैथ्स लैब के प्रयोग हो रहे हैं, हाँ अपने जी। कई स्कूल्स में मैथ्स लैब बना हुँ, रहे हैं, या जो आईसीटी लैब्स बना रहे हैं, तो अगर हुँ, अच्छे तरीकों से गणित भी पढ़ाई जाए तो बच्चे गणित में को रुचिकर अगर हम बनाएं, तो बच्चे मैथ से दूर नहीं भागेंगे। बिल और
मैथमेटिक्स के बिना कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी लगभग अधूरी रहती है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, उसकी एंट्री इनकम्प्लीट है। चाहे वो किसी आगे बढ़ने के लिए किसी भी कोर्स में एडमिशन भी लेना चाहता है तो उसका मैथ्स, मैथ्स कंपलसरी चाहे है, वो जीमेट दे चाहे जीआरई दे, कोई सा भी है तो मैथ्स उसको कोई भी पढ़ना जरूरी है। सब्जेक्ट। तो मैथ्स को रुचिकर बनाने की ज़रूरत है। ऐसा मानना है सर, और जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे प्रोफेसर ने एक बात सिखाई थी अभी रिसेंटली, लास्ट टू लास्ट ईयर, जब रिमार्केबल का नेशनल एनआईज में सिलेक्शन हुआ था आईआईएम की गोल्डमैन सैक में, तो मेरे प्रोफेसर ने हमें एक चीज़ सिखाई कि एवरी ह्यूमन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर। वहाँ जाकर के काफ़ी चीज़ें, थॉट प्रोसेस इतना क्लियर हो गया है कि से एक सेंटेंस में कि आई थिंक एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब माहौल ऐसा होगा तो आप आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली वैसा उसकी तरफ डेवलप हो ही जाएगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। हाँ, तो आई थिंक इन बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं वैसा माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है। मेरा बेटा भी का अक्सर ये बात करता है और पूछता है कि जब एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाती है तो हम सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। मैं अभी तक जवाब दे नहीं पाई हूँ, आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके ज़रिए पूछ लेती हूँ कि जब एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाती है तो हम सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। ये इसका मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा, मैं मेरे प्रश्न को रिपीट करना चाहूँगा कि मैं जब स्टूडेंट था, जब मैं भी यही सोचता था कि जब केवल मुझे मैथ्स ही पढ़ना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाता है। वही आज भी एक है, टीचर तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकती है क्योंकि उसकी पढ़ाने वाले को विशेषज्ञ होना जरूरी है उस विषय में। पढ़ने वाला तो बिल्कुल जीरो है, उसको तो उसकी एलिमेंट्री चीज़ें सीखनी है, तो विशेषज्ञता बहुत ज़्यादा विषयों में इकट्ठी नहीं की जा सकती। तो इसीलिए टीचर तो एक ही विषय पढ़ाएगा। छोटी क्लासेस होती है उसमें एक ही टीचर कई सब्जेक्ट भी पढ़ाती हैं, जैसे हमने देखा है। जैसे जैसे अपन बड़ी क्लासेस क्लास में में जाते हैं तब जाके ये होता है कि एक टीचर एक विषय पढ़ाता है। वो इसीलिए कि उसको उसमें विशेषज्ञता होनी जरूरी है विषय में, कारण ये है। क्योंकि मैं ये एक चैलेंज मेरे बेटे के साथ फेस कर रही हूँ, उसके हाँ। हिसाब से सिर्फ मैथ्स ही होना चाहिए। हाँ। वो छोटा है बट 6 तक की मैथ्स वो अभी कर लेता है, 8 साल का है बट 6 स्टैंडर्ड तक की मैथ्स वो करता है, बट बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। मैथ्स वालों के साथ, अब जैसा मैंने इनर्शिया की बात की थी, तो मेरे को ये लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने वालों से ज़्यादा इनर्शिया मैथ्स वालों में है। वो इसीलिए कि मैथ्स में कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता। हाँ, ह्यूमैनिटीज़ में तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के फिर उसको परीक्षा आने तक उसको अपने दिमाग में भी रखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपने समझ लिया और फिर बराबर। परीक्षा में जाके समझी हुई चीज़ को लिख दिया। तो मैथमेटिक्स में कम मेहनत की ज़रूरत है, मेरा ये मानना है, पर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी प्रैक्टिस पड़ती है की, बस। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस। सर, आप थ्रू आउट आपकी लाइफ और स्टूडेंट लाइफ में हमेशा इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं, तो आपको नहीं लगा कि स्कूल के लिए, टीचर के लिए कुछ आपके लिए, उनके लिए थोड़े चैलेंजेस रहे हों? क्योंकि एक इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ाना, ये आज मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है देन मीडियोकर या लोअर मीडियोकर को पढ़ाने से। मेरे को इस पे एक घटना अभी भी याद आती है कि जब मेरी केमिस्ट्री की क्लास होती थी तो हमारी एक प्रोफेसर थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो जब भी बोर्ड पे कोई और वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाती थी। अच्छा। फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के नज़दीक होता है थोड़ा। तो वो कोई भी न्यूमेरिकल बोर्ड पे कर देती थी तो वो पलट के सबसे पहले मेरी तरफ देखती थी। मतलब वो उसको मेरी नोट चाहती थी कि हाँ ये न्यूमेरिकल सही है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो बायोलॉजी बैकग्राउंड से थी। ओके। तो कई बार ऐसा ये तो एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा मैथमेटिक्स में। तो मेरी 4 साल मैंने पढ़ाया, तो मेरी क्लास में भी बहुत बच्चे इंटेलिजेंट हुआ करते थे, वो सबसे आगे बैठा करते थे और एक एक आपको एक सेकंड के लिए भी उनकी पलक नहीं झपकती थी, मतलब आपको वो ओझिल नहीं होने देते अपनी नज़रों से, और एक एक अक्षर को बोर्ड पे वो देखा करते थे। तो अपने को जो तैयारी करके जानी पड़ती थी तो उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए तैयारी करके जानी पड़ती थी। तो उसके लिए मेरे को कई बार रात को डिनर के टाइम टेंशन हो जाता था कि कल मेरे को ये क्लास लेनी है तो मेरे को अभी 1 घंटा और पढ़ना है, क्योंकि मैं कॉलेज कभी भी बिना पढ़े मैं क्लास लेने कभी नहीं जाता था, क्योंकि जो कॉलेज में मैंने पढ़ाया वो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा था। हमने 90 में एमएससी किया और वहाँ पे 93 में जब मैं कॉलेज में पढ़ाने गया मध्य प्रदेश में, वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ का सिलेबस और राजस्थान का सिलेबस एंटायरली डिफरेंट है बीएससी का। तो हमने जो भी पढ़ा वो मैंने नहीं पढ़ाया, वहाँ जो भी मैंने पढ़ाया वो मैंने कभी जीवन में नहीं पढ़ा था, तो सब नया था, सारा कुछ नया था। तो एज ए मैथ्स स्टूडेंट मैं सारी चीज़ों को पढ़ता था, और उन जो 3-4 जो ब्राइट स्टूडेंट थे उनके ध्यान में रख के पढ़ता था कि उन लोगों को समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा। तो जो
ब्राइट स्टूडेंट होते हैं वो टीचर्स के लिए भी चैलेंज होते हैं, और उसकी वजह से टीचर्स को बहुत मेहनत करने बहुत की मेहनत ज़रूरत करनी होती पड़ती है। है। बट मैथ्स में ना सर एनालिटिकल स्किल्स एंड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। हाँ, मैथ्स तो बेसिकली मैथ्स सब्जेक्ट तो है ही नहीं, हम्म, मैथ्स इज लॉजिक। तो और लॉजिक और कॉमन सेंस, जो कि मेन शिक्षा का उद्देश्य तो यही है कि व्यक्ति को ज़्यादा लॉजिकल बनाना। हम्म, पर हम उसमें कितना सफल हो रहे हैं आज की प्रणाली में, वो बड़ा ही कंफ्यूजन है, क्योंकि शिक्षा की प्रणाली तो वही चल रही है आज। मैथ्स में मैंने जो भी पढ़ा है, ये तो चलो मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, इसीलिए मेरे को कॉलेज में जो पढ़ा वो, या स्कूल में जो पढ़ा वो काम आया। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैथ्स में मेरे को जोड़ बाकी के अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत है क्या? आज हम्म, मेरे को ना इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, ना कैलकुलस बिल्कुल की ज़रूरत है, ना कोई ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत है। कोई भी जो पढ़ाया जाता है वो आपके जीवन में कभी उपयोगी हार्डली नहीं काम होता है। आता है, बिल्कुल। केमिस्ट्री में जो वो पूरी टेबल, एलिमेंट्स की टेबल हम्म, को रटवाया जाता है, वो उसके बाद, पढ़ाई के बाद कहीं दिखती ही नहीं कभी है वो दिखती ही कहीं। नहीं। फिजिक्स में जो ऑप्टिकल लेंस और कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और उसकी सारी फोकल हम्म, डिस्टेंस और इतना कुछ पढ़ाया जाता है, वो जीवन में हमारे काम, हमको कभी उसका उपयोग नहीं करना हम्म, पड़ता है। तो पढ़ाई, इससे तो मैं ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई को ठीक समझता हूँ कि वो आपको पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ाती है, हम्म, इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ाती है, या इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाती लाइफ है, स्किल्स। लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ाती है। हम्म, साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, अगर आपको, मैं तो कहता हूँ इंजीनियर भी बनना है, तो वो जो पढ़ाया जा रहा है वो आगे इंजीनियरिंग में यूज़ नहीं होता है। बिल्कुल तो नहीं इस होता। पे बहुत ही हमको जीरो से सोचने की ज़रूरत है कि पढ़ाया क्या जाए बच्चे को। आज हमारे स्टूडेंट जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, उसको जाके बोलो जा तू बैंक में खाता खुला के आ, हम्म, तब उसको देखो कि वो कितना ब्राइट है। उसको ये बोलो कि तेरे को ये प्रोजेक्ट दे रही हूँ, तेरे लाइसेंस बनवा के आ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आ। या उसको ये पता होना चाहिए कि मैं, मान लो हम उसको बस डिग्री दे के, और कौन सी डिग्री से कौन सा ग्रेड का नौकर बन सकता है, उसी के लिए तैयार कर रही है हमारी शिक्षा प्रणाली। हम्म, उसको जीवन के लिए हम तैयार नहीं कर रहे हैं। वेरी ट्रू। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरना है उसको नहीं पता, नहीं पता। टैली पे कैसे अकाउंटिंग सिस्टम कैसे रखना, उसको एक किराने की दुकान भी लगानी है तो उसको क्या क्या चीज़ कैसे आती है, कैसे जाती है, पेट्रोल पंप लगाना है तो उसका क्या तरीका है। मतलब किसी, कोई इस तरह की शिक्षा हम आज भी नहीं दे रहे हैं कि बच्चे को अपने जीवन के लिए तैयार कर सके। हम जो भी शिक्षा दे रहे हैं उसको नौकर बनाने के लिए दे रहे हैं, कि तू बीएससी कर ले या तो टीचर हो जाएगा, तू बीटेक कर ले तेरी नौकरी लग जाएगी। मतलब हम उसको नौकर बनाना चाह रहे हैं, हम उसको जीवन के लिए शिक्षित नहीं कर रहे। मतलब उसको ज्ञान, विद्या और ज्ञान दो चीजें हैं। मतलब हम उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हम हैं। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है, इंफॉर्मेशन को लिख रहा है, उससे उसको हम्म, एक डिग्री मिल रही है, उस डिग्री से उसको एक नौकरी मिल रही नौकरी है। मिल रही है। ये सब हो रहा है। और उस नौकरी में भी बहुत सारी वो चीज़ होती ही नहीं है, हाँ, नौकरी में क्योंकि फिर उसको जाके नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। मैंने कई आईआईटीएन देखे हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी फेल हो गए। कई आईआईटीएन को भी अभी नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको उसको जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। वो अपने जीवन के 20 साल, 22 साल, 24 साल, मतलब 1/3 ऑफ द लाइफ सिर्फ टीचर्स के पास में सीखने के लिए आता है कि मेरा जीवन अच्छा रहे, और हम उसको किताबी ज्ञान दे के और एक डिग्री दे के बाहर उसके वेरी 23 साल, 24 साल खराब करके भेजते हैं। तो इस पॉइंट पे भी हमको सोचने की ज़रूरत है। एप्लीकेशन स्किल्स नहीं सिखाते हम कुछ भी बेसिकली। नहीं सिखा रहे हैं हम बस हम एप्लीकेशन। नॉलेज इन्फॉर्मेशन बिल्कुल। पे वर्क कर रहे हैं। साइंस भी पढ़ा रहे हैं तो हम्म, फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं वो ऐसे प्रैक्टिकल हैं जिनका कोई कोई इस्तेमाल आपकी नहीं है। सामान्य जीवन में कोई उपयोग नहीं है। हाँ, हम उसको कोई वैज्ञानिक सोच नहीं दे रहे हैं, उसकी धारणा को नहीं बदल रहे, उसके लॉजिक को नहीं बदल रहे हैं। तो पूरी शिक्षा प्रणाली पे ही हमको बहुत ही बिल्कुल डी नोवो सोचने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे जीवन के लिए तैयार हों, नौकरी के लिए नहीं। वेरी ट्रू। और अभी हम्म। तो आत्मनिर्भर भारत का समय हाँ, है। जो आत्मनिर्भर भारत है और आने वाला टाइम है, हम कितनों को नौकरियां दे पाएंगे। आज आप देखो एआई आ गया, हम्म, तो एआई आने के बाद में ये पूरे जो टाटा कंसल्टेंसी होते थे, डेलोइट होते थे, जो 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार बच्चों को लेके जाते थे हम्म, इंजीनियरिंग कॉलेज से, अब उनको ज़रूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। कोई भी कोड लिखना है, आज मैं या मोबाइल पे मेरे एआई को बोलूँगा, वो मेरे को पूरा कोड लिख के दे देगा, बिल्कुल। जो भी लैंग्वेज में बोलेंगे। तो जो काम करने के पहले बच्चे को 70-80 हज़ार रुपये महीने का पैकेज मिलता था, वो अब अब वो उनकी है ज़रूरत ही ही नहीं। नहीं है। तो आप कब तक नौकरी पे निर्भर रहोगे? मतलब आपका स्तर तो ये होना चाहिए कि आप एआई टूल डेवलप कर सको,
और उस एआई टूल का उपयोग करके कैसे लोगों को बेहतर सर्विस दे सको और पैसा कमा सको। नवाचार की हाँ, तरफ, समथिंग इनोवेशन की। इनोवेशन। हाँ, तो जितना इसीलिए बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि आप जितना इस ब्रेन के यूज से भागेंगे और मैथ्स से भागेंगे उतना आगे जाके जीवन में असफल होंगे। केवल किताबी ज्ञान से अब नौकरियां मिलना आने वाले समय में पॉसिबल ही संभव नहीं। नहीं है। मोर ऑन स्किल। और सर देयर इज अ बिग लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है जो आउट ऑफ सिलेबस है, हम्म, बट एक्चुअल में रियल लाइफ में उन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की हम्म, बात कर लेते हैं, डिसीजन मेकिंग की बात कर लेते हैं। आज एक बच्चा दो कपड़ों में से चूज़ नहीं कर पाता कि मुझे क्या पहनना है। हाँ, बिल्कुल सही है। घर में मम्मी रोज पूछती है खाने में क्या बनाऊं, हम्म, मतलब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है पूरा फ्रिज में होते हुए भी कि खाने में आज क्या बनना चाहिए जो सबको पसंद हो। हम्म, तो हर जगह कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है जो अभी तक हमने नोटिस किया और सर्वे किया। क्लैरिटी वाला थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। वो हम क्या बच्चों को बचपन से धारणाओं के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं। हम्म, हम उनको एनालिटिकल थिंकिंग या कंप्यूटेशनल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग की कभी घरों में ट्रेनिंग नहीं देते बच्चों हम्म, को। बच्चों को हम हमेशा जाने अनजाने इलॉजिकल चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं, परंपरागत चीज़ों की ट्रेनिंग बिल्कुल। देते हैं कि भाई सुबह उठ गए, अब आप भगवान को हाथ जोड़ लो, शाम हो गई अब इनको नमस्कार कर लो, आज ये है तो ये करेंगे, ये ऐसा 11 से तो चावल नहीं खाएंगे, आज ये दिन है तो ये नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बोली जाती है जो पूरी तरह से इलॉजिकल होती है। तो बच्चे को हम कभी भी लॉजिकल थिंकिंग दे ही नहीं रहे हैं, घर में भी नहीं दे रहे उसको रीज़न भी लॉजिकल नहीं बताते, थिंकिंग, रीज़न भी नहीं और बताते। पूछता है तो उनको खुद नहीं पता हाँ, होता वो है। अगर पूछता है, थोड़े टाइम पूछता है अनरीजनेबल। वो, हाँ। फिर हम नहीं ऐसा होता है तो वो बच्चा भी फिर क्यों आपसे आपके पद और आकार के कारण वो भी मान लेता है और वो फिर बिल्कुल। उसी तरह से चलने लग हाँ। जाता है। तो हमको ज़रूरत है बच्चों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग उनमें डेवलप करने की राइट फ्रॉम बिगनिंग, वेरी ट्रू। ताकि वो बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको डांटे नहीं, अब चुप रहते रहे तू अभी बहुत छोटा है। उसके जो बच्चा जितना क्वेश्चन पूछता है वो उतना इंटेलिजेंट बच्चा है। तो हम उसकी जो ब्रिलियंस को क्रश कर रहे हैं अगर हम उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं तो। स्कूल में और एनवायरनमेंट में जाते ही सर ऐसा भी होता है ना, जैसे क्रिएटिविटी बच्चे की खत्म कर देती है डिसिप्लिन के नाम पे, हाँ, कि बस पिन ड्रॉप साइलेंस, सवाल पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। कई धारणाएं हैं, आज आप देखो कॉरपोरेट सेक्टर में आप तो रहे हो, मैं भी हम्म, 2-3 साल इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर रहा हूँ बिरला सीमेंट में। कॉरपोरेट सेक्टर का रूप भी अब बदल गया। हम्म, आप आज जो भी सब आप कॉर्पोरेट सेक्टर मानो तो गूगल से बड़ा कोई कॉर्पोरेट सेक्टर आज अपन किसी वेरी को नहीं ट्रू। मान सकते हैं। उसके ऑफिस में जाओ, वहाँ कोई नहीं पूछता है कि तू जीन्स पहन के क्यों आया, तू हाफ पैंट पहन के क्यों आया, तू साथ में तेरा पैट लेके क्यों आया है, कोई भी नहीं उससे पूछता। वो पूछता भी तूने किया क्या है, तूने क्या रिजल्ट किया है। वेरी ट्रू। और आज हमारे यही देखा जाता है कि वो पैंट के नीचे स्पोर्ट शूज़ पहन के आ गया। अरे तो उससे उसकी ब्रिलियंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो ऑफिस में जीन्स पहन के आ गया। तो इन चीज़ों से ही उसका आकलन किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आज आप बच्चों को भी हम यही यही चीज़ सिखा रहे हैं, स्कूल्स में भी यही चीज़ सिखा रहे हैं कि आप जो है भाई कोई बच्चा ड्रेस पहन के नहीं आया है तो उसको उस दृष्टि से देखा जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। और वो कोई भी आपकी ट्रेडिशनल चीज़ है उसको मानने को तैयार नहीं है तो उसको भी अच्छी तरह से नहीं माना जाता है। तो बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग की तरफ हमको बढ़ाने की ज़रूरत है आने वाले थॉट टाइम में। प्रोसेस डेवलपमेंट। थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। सही कहा सर। सर आपको अपनी लाइफ में कभी करियर काउंसलिंग मिली, और अगर नहीं मिली तो आपको लगता है कि इसकी कितनी वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस हो सकती थी अगर आपको मिलती तो? करियर काउंसलिंग मेरे को तो जैसे कभी मिली नहीं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ता रहा और खुद ही अपनी काउंसलिंग करता रहा उससे जो मिलता गया। पर अगर करियर काउंसलिंग मुझे मिल जाती तो मेरा ये मानना है कि जो काम को करने में, जहाँ तक पहुँचने में हमको जीवन के 25 से 30 साल लग गए, वो शायद बहुत पहले से प्राप्त कर लिया होता। तो बिल्कुल। कहीं भी गाइडेंस काउंसलिंग नहीं होती है तो फिर आप अपने हिसाब से जैसे जैसे आगे बढ़ते हो। तो करियर काउंसलिंग का बहुत जीवन में महत्व है। जैसा कि मैंने अभी कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अपने जो यूनिसेफ वाले हैं हाँ जी। इन्होंने जो एक प्राइवेट संस्था है उनके साथ में मिलके, और आई ड्रीम कैरियर करके उनके साथ में मिलके, और हमारे 14 राज्यों का अध्ययन किया। उसमें 14 राज्यों के 29,000 बच्चों से उन्होंने कुछ पूछा। तो उनकी हर साल एक रिपोर्ट आती है, भारत करियर एस्पिरेशन रिपोर्ट, जो 2025 की अभी 3-4 दिन पहले ही पब्लिश हुई है। उसमें ये बताया गया कि हमारे हिंदुस्तान के 10% बच्चों को ही प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग मिल पाती है। बिल्कुल।
और वो 10% बच्चे भी प्राइवेट स्कूल के और बहुत जो इस चीज़ को समझते हैं, Privileged. उस प्रिविलेज क्लास जो सोसाइटी की है, हम्म, उनको मिल पाती है। बाकी हमारे यहाँ पे 40 से 50% बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि उनको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, और उसी कन्फ्यूज़न में वो विषयों का चुनाव भी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी भी उसी कन्फ्यूज़न से शुरू करते हैं। तो करियर काउंसलिंग की ज़रूरत आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, न केवल अपने राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी करियर काउंसलर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट अनुभव की जा रही है, क्योंकि विदेशों में काउंसलिंग को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, बिल्कुल। चाहे वो पर्सनल फ्रंट की काउंसलिंग हो, चाहे इमोशनल जी, फ्रंट की काउंसलिंग हो, चाहे करियर। करियर काउंसलिंग। पर वहाँ एक प्रैक्टिस है कि हर आदमी हम्म, काउंसलर के पास में जाता है, जो जिसको जब जैसी ज़रूरत पड़ती है। हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं जाते, वो सोचते हैं कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो काउंसलर के पास हम्म, जाऊँगा। अगर अदर इमोशनल फ्रंट की बात बिल्कुल। करें या सोशल फ्रंट की बात करें, और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग का तो कंसेप्ट ही नहीं है। उसको तो हमारे टीचर ही बोलते थे तेरे 90% तो मैथ्स ले ले। बिल्कुल। तो अब वो बोला मैं मैथ्स लेना नहीं चाहता हूँ, तो बोला रहा नहीं तेरे ले मैथ्स ही लेनी पड़ेगी। तो काउंसलिंग का जो इम्पोर्टेंस है हमारे टाइम और आज के टाइम में, कि आप कन्फ्यूज़न में अगर लाइफ शुरू करोगे तो कितना आगे बढ़ पाओगे। तो करियर काउंसलिंग का अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है। सर ज़्यादा नंबर आते हैं तो साइंस मैथ, साइंस बायो, साइंस लेनी होती हुँ, है, कम से कम कॉमर्स। अगर बच्चे ने ह्यूमैनिटीज़ गलती से ले ली हाँ। तो मतलब उनके माइंडसेट में तो यही होता है कि कमज़ोर है तो ह्यूमैनिटीज़ लिया मैं है। ब अपने कई साथियों को देखता हूँ, इवन और वरिष्ठ अधिकारियों को भी देखता हूँ कि वो अपनी हुँ, बच्चे को तो ह्यूमैनिटीज़ दिलाने की सोचते ही नहीं है वो, हुँ, है ना? वो तो जैसे वो तो आउट ही है उनके हुँ, उससे। बच्ची को ह्यूमैनिटीज़ भी दिलाएँगे तो विद मैथ्स दिलाते हैं। हुँ, मतलब उनके मन में कहीं न कहीं ये है कि भई मैथ्स नहीं पढ़ाया, साइंस नहीं पढ़ाई तो फिर इसका क्या होगा? हुँ। ये वो नहीं देख रहे हैं कि ये ह्यूमैनिटीज़ में इसको बहुत अच्छा कर सकती है, तो मैं ज़बरदस्ती ये मैथ्स का बोझ क्यों उसके सिर पे डालना चाहता हूँ। प्रेस्टीज स्टेटस। प्रेस्टीज और फिर एक एक इनसिक्योरिटी हाँ, कि आर्ट्स में कुछ नहीं होगा, मतलब बाद में आर्ट्स। क्या होगा, बाद में क्या करेगी। साइंस में तो उनको पता है, साइंस दिला दिया सबसे शॉर्टकट है, और कुछ नहीं तो बीटेक है, इतनी प्राइवेट दुकानें हैं, कहीं से भी बीटेक की डिग्री लेंगे, नौकरी करा लेंगे। मेडिकल पढ़ेगी तो नीट है, प्राइवेट कॉलेज में अच्छी फीस दे के डॉक्टर बना लेंगे। ह्यूमैनिटीज़ में क्या होगा? हुँ, बस उनके दिमाग में ये रहता है। तो ये क्या होगा, उसके 2 कारण हैं। एक तो उनको खुद को भी अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में मालूम नहीं है। बिल्कुल। खुद को अपने बच्चों की योग्यता का मालूम नहीं है, हुँ, और फिर एक भेड़ चाल में चल रहे हैं। हाँ, फिर एक प्रेस्टीज भी है कि बच्चा कह रहा है अरे बीए क्यों कराई आपने, आप तो ये कराते वो कराते हैं, इस तरह की बातें चलती है समाज में। तो ये बड़ा ही एक ऐसा, हम हमारा पूरा सिस्टम जो है एक भ्रम में चल रहा है इस विषय को लेके। तो उस भ्रम को दूर करने की ज़रूरत मेरे को लगती है। अवेयरनेस नहीं है ना सर, नॉलेज नहीं है हाँ, और जानना भी नहीं चाहते हैं। फिर दूसरों से अपने ही बच्चों को शर्मा जी के बेटे से कंपेयर कर वो रहे तो होते हैं। हाँ, वो तो हाँ, मैं कई हर जगह हर मोहल्ले में शर्मा जी गुप्ता जी मिलते ही हैं, हाँ, जो कि वो कि भाई उनका बेटा देखो आईआईटी में चला गया, हाँ, तू ये ह्यूमैनिटीज ले रहा है, हाँ, तो कैसे होगा। तो ये जो इस तरह की देखना, भेड़ चाल चलना, तुलना करना, इनसे हम बच्चों का करियर खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हर बच्चे की अपनी यूनिकनेस है, अपनी अद्भुतता है। बिल्कुल। और पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, बट थ्री इडियट्स में भी मतलब एक लेटर स्टेज पे जाते-जाते हम सब भूल गए थे कि हाँ, भई ये इसके लिए कौन-सा करियर ऑप्शन है, और फिर हाँ। जाकर के उसको बहुत हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को कह पाए कि भई नहीं, मुझे तो वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। फोटोग्राफर बनना है। तो एक्सेप्टेंस पेरेंट्स का अगर सही समय पर ना हो, तो शायद एक बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट और वो जर्नी जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। बिल्कुल, अभी सोसाइटी 2, मैं मोटे रूप में 2 भागों में देखता हूँ सोसाइटी को, कि एक तो ये है जिसमें पेरेंट्स सब कुछ समझते हैं, हुँ, करियर के बारे में भी समझते हैं, पढ़ाई-लिखाई के बारे में समझते हैं, खुद एक अच्छी जगह पे हैं। और एक वो लोग हैं जिनको इनसे कोई भी लेना-देना ही नहीं है, 2 तरह के हुँ, लोग हैं। तो जिनको लेना-देना नहीं है, तो उसमें तो फिर भी उनके बच्चों के पास लिबर्टी है, हाँ, कि वो कुछ भी करना चाहें, उनके पेरेंट्स को कुछ लेना-देना ही नहीं है। ज़्यादा टेंशन प्रॉब्लम दूसरों है की जो है। प्रिविलेज क्लास है, जिनके पेरेंट्स एक अच्छी स्तर पे हैं और वो सब समझ कहने को सब समझते हैं, पर वो वास्तव में नहीं समझते। हुँ, तो उनका प्रेशर जो बच्चों पे बहुत है, ज़्यादा, आप आज देखें कोटा में जो हो रहा है सबके सामने है, बिल्कुल। तो वो बिना पेरेंट्स के प्रेशर के और सोसाइटी के प्रेशर के ये चीज़ें हो ही नहीं सकती है। अगर हम बच्चे को उसकी क्षमता को पहचान लें और उसकी इंटरेस्ट, उसकी रुचि के अनुसार ही हम उसको आगे पढ़ने का मौका दें, हुँ, तो ये ज़्यादा व्याधियाँ जो है वो प्रिविलेज क्लास में है। तो हमारे लिए गवर्नमेंट सेक्टर में ये अच्छा है कि करियर काउंसलिंग
इस फ्रंट से हमको नहीं जूझना पड़ेगा कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो हो सकता है कि हमारे टीचर्स ऐसे होंगे, नहीं तेरा 90% है, मैथ्स ही लेनी पड़ेगी, वो उनको वो वाला प्रेशर वो क्रिएट कर रहे हैं, उनका दिमाग उस तरफ वो डाइवर्ट कर रहे हैं। पर पेरेंट्स कम से कम ये नहीं कर पेरेंट्स रहे हैं। पेरेंट्स तो बोले बात सारा जचे जो ले लेते, तो जो करना है वो कर ले, तो इस तरह की बात करने वाले पेरेंट्स हैं। तो राजसमंद के गवर्नमेंट स्कूल्स में हमको ये फ्रंट कम से कम नहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, राजसमंद की बात करें तो आपके सुपरविजन में भी रिसेंटली राजसमंद ने 2-3 रिकॉर्ड्स बनाए, नेशनल रिकॉर्ड और इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्थापित किए। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या बदलाव बच्चों में की सोच में, स्कूल के थॉट प्रोसेस में, अभिभावकों के पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस में इससे क्या चेंज आ सकता है? ये क्या है कि एक नई यात्रा की शुरुआत है कि भाई करियर काउंसलिंग होती ही नहीं थी, जीरो था यहाँ पे, कभी हुई नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स, इवन प्राइवेट स्कूल्स में तो फिर भी 5-10% होती है, पर गवर्नमेंट स्कूल्स में कभी हुई नहीं। और वो पहली बार हमने करियर काउंसलिंग अब शुरू करी है। तो इसके रिजल्ट क्या आएंगे, नतीजे क्या आएंगे, वो एकदम से ऐसा नहीं कि आज हमने आज 9th में बच्चा पढ़ रहा है उसकी करियर काउंसलिंग कर दी, तो उसका रिजल्ट तो जब वो 12th बिल्कुल। करेगा, आगे जाएगा जीवन में, तब हमको पता हुँ। लगेगा कि आज हमने जो बीज बोया है भाई, ये हम एक ऐसा पेड़ उगा रहे हैं, ऐसा बीज बो रहे हैं जिसका पेड़ ही 6 साल बाद उगेगा। तो जी। उसको अगर हम 2 महीने में आंकने लग जाएं या अभी 1 साल में आकलन करने लग जाएं, तो वो इसका ठीक नहीं है। ये एक ऐसे यात्रा की शुरुआत है कि जो धीरे धीरे करके बच्चों को नर्चर करेगी और उनके जीवन की दिशा को वास्तव में मोड़ेगी। बिल्कुल। बट कहीं न कहीं हमने उनके दिल और दिमाग में एक बीज बो दिया है, सोच उत्पन्न कर दी है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इसमें कई बच्चों का आफ्टर काउंसलिंग भी मेरा इंटरेक्शन उनके साथ में हुआ है, तो उनका ये कहना है कि मेरी जो काउंसलिंग में मुझे सही बताया गया। उनका अच्छा। ये कहना है कि नहीं, मैं वास्तव में जो है यही करना चाहता था, यही विषय लेना चाहता था, और काउंसलिंग में भी मेरा यही आया। मेरे को मतलब कोई भी रैंडमली एक भी बच्चा ऐसा मुझसे नहीं मिला कि जिसने ये कहा कि नहीं ये काउंसलिंग गलत है, या हुँ, मैं तो वो करना ही नहीं चाहता और मुझे ये बता हुँ। दिया और ये तो बहुत ही गलत है और मैं तो वही करूँगा। मतलब जो इस काउंसलिंग को सिरे से रिजेक्ट कर रहा हो, ऐसा कोई भी बच्चा मेरे को देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब ये एक सही दिशा है काउंसलिंग की और गाइडेंस का गाइडेंस की। सही तो बिल्कुल। सर, गवर्नमेंट स्कूल के जनरली जो बच्चों की हम बात करते हैं उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। अभी मैं काफ़ी सारे स्कूल्स में पर्सनली हम्म, विज़िट करा मैंने, तो उनके सपने बहुत-बहुत बड़े हैं। इनफैक्ट अभी मैं एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा था, उसको पता चला काउंसलिंग, गाइडेंस, करियर, फ्यूचर की बात हो रही है। तो वो मेरे पास में उठ कर के आया और उसने बोला, मैडम मुझे तो कलेक्टर बनना है, मुझे उसका हम्म, एक है ना पेपर पे ऐसे रोड बना के दे दो कि मैं ये करूँगा, इससे ये करूँगा, इससे हम्म, बनूँगा, पर बनना मुझे कलेक्टर ही है। हम्म, मैंने उनसे पूछा भी उससे, बेटा तुम्हें कलेक्टर ही क्यों बनना है? कुछ और भी बन सकते हो। ज़रूरी नहीं है, फिर उससे थोड़ा डिस्कशन करा, हम्म, तो उसने सिर्फ़ गाड़ी देखी थी कलेक्टर हम्म, साहब की, आपकी गाड़ी उसने देखी थी हम्म, और कहीं से आपकी गाड़ी गुज़री होगी या आप उन उसके स्कूल में गए होंगे, हम्म, बस। और उसमें आप उतरे और सारे लोग आस-पास खड़े थे, वैल्यू। तो उसने कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस करने के लिए, क्योंकि आपकी बात सुनी जा रही थी और आपके कहने पे चीज़ें माहौल में बदली जा रही थी, एनवायरनमेंट में चेंज हो रही थी। सिर्फ़ बदलाव लाने के लिए उसके माइंड में ये इन्फ्लुएंस हुआ कि मुझे कलेक्टर ही बनना है। ये उसको नहीं पता इसके लिए कौन-सा एग्ज़ाम देना है, और ये इम्पैक्ट जो इन्फ्लुएंस हो जाता है बच्चा बहुत ईज़िली, इस पे आप इस राह के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिले स्टूडेंट्स को, चाहे वो मोटिवेशन किसी टीचर से मिले या मोटिवेशन किसी को रोल मॉडल से मिले। जैसे कई पिक्चर आई, सिंघम पिक्चर आई, तो उसको देख के कई बच्चों के मन में ये होता है कि मैं जो है पुलिस ऑफिसर बनूंगा। हुँ, क्योंकि इसलिए बनूंगा कि उसमें जो सिंघम को करते हुए दिखाया है तो वो करना चाहता है, हुँ, तो उसको उससे मोटिवेशन मिला है। कई बच्चों को, हम छोटे थे तो हमको अमिताभ बच्चन देख के लगता था कि भाई इससे अच्छा तो, इससे ज़्यादा अच्छा व्यक्ति तो कोई कोई नहीं हो हो ही नहीं सकता। सकता है। तो ये जो रोल, कई लोग आर्मी के कर्नल्स को या जो कारगिल से जो पिक्चरें बनी उनको देख हुँ, के या उसको देख के सोचते हैं कि मेरे को देश की रक्षा करनी है, हुँ, उसमें जाना है। तो जो अंदर से जब मोटिवेशन आदमी को मिल जाएगा तो वो कुछ भी कर लेगा। फिर उसकी ये चीज़ हट जाएगी कि उसका ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है या मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है। उसको जब अगर इस लेवल का इंस्पिरेशन मिल जाएगा तो वो बोलेगा कि मेरे को वो प्राप्त करने के लिए क्या करना है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। और जब आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो तो फिर आप कर देते हो। तो ये, तो उसके मन में, उस बच्चे के मन में ये इंस्पिरेशन देख के आया कि भाई कलेक्टर
मतलब स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है और ये जो हम्म, कह रहे हैं वो सब लोग मान रहे हैं और इनकी हम्म, बात सुन रहे हैं, साधन सुविधा गाड़ी वाड़ी हम्म, देखते हैं, गार्ड देखते हैं, तो उससे भी बच्चे थोड़ा वो हम्म, होते हैं। तो ये एक बड़ी नेचुरल सी फीलिंग है, मतलब हर जो इंसान, कोई भी इंसान होगा उसके मन में होती है। जैसे कि मैं एक दोस्त के साथ में था जो अभी यहाँ बंसल में पढ़ा, जो बंसल क्लासेस पहले हुआ क्लासेस में करते। पढ़ाते हाँ। थे जब मैं कोटा था। हम्म, तो वो बहुत अच्छी एक गाड़ी लेके आए और उसमें मेरे को घुमाने ले गए। तो मैं कहा यार तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जीवन में सफल हो रहे हो कि तुम आज इस उम्र में मर्सिडीज गाड़ी तुमने खरीद ली। हम तो अभी भी जो है उसमें जो सरकार की दी हुई जीप और एम्बेसडर में चलते हैं। हम्म, तो उसने मेरे को एक चीज़ बोली, उसने मेरे को ये बोला कि देखो अब ये गाड़ी रुकेगी और मैं उतरूंगा ना तो सब आसपास के लोग गाड़ी देखते हैं, और आपकी गाड़ी रुकती है और फिर आप उतरते हो तो सब लोग आपको देखते हैं। बिल्कुल। तो ये एक डिफरेंस है। हम्म, तो उसने उसने केवल गाड़ी देख के वो इंस्पायर नहीं हुआ। गाड़ी तो वो कोई मर्सिडीज भी नहीं है, उससे भी अच्छी अच्छी गाड़ियां आज बाजार में बहुत चल रही है। बिल्कुल। बहुत उद्योगपति रहते हैं, हम्म, उद्योगपति की गाड़ी को देख के वो इंस्पायर नहीं होगा जो हमारी एम्बेसडर को या डिजायर को देख के भी इंस्पायर वेरी हो ट्रू। जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये कुछ कर सकते हैं, ये भाई समाज का रूप बदल सकते हैं या हमारे लिए भी कुछ कर सकते हैं, मेरे को भी ऐसा करना है। तो इंस्पिरेशन किसी भी पॉइंट से मिले तो वो उसके बाद वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। मैं जिस बच्चे की बात कर रही हूँ सर, वो धोइंदा स्कूल का 6 स्टैंडर्ड का बच्चा है। और पूरी भरी भीड़ में खड़े होके उसने इतना कॉन्फिडेंटली बोला, और मैं आपके से बिना पूछे उससे प्रॉमिस भी करके आई कि मैं मिलवाऊंगी उसको आपसे पक्का से। मैं एक दिन अपने चैम्बर में बैठा था तो मेरे से एक 8 साल की बच्ची मिलने आई, पर्ची ओके। भेजी उसने। नाम था बच्ची का, उम्र तो लिखी नहीं थी। मैंने उसको बुलाया तो उस मैंने कहा कौन मिलने आया, तो वो बोले कि मैं मिलने आई हूँ। उसकी उम्र 8 साल थी। तो मैं कहा बताओ तुम कैसे मिलने आई हो। बोले कि मैं अंकल यहाँ साइकिल चलाती हूँ रोज़ ये सिविल लाइन में, मेरे पापा जो है मार्बल की फैक्ट्री है उनकी, और यहीं रहती हूँ। तो मैं आपसे इसीलिए मिलने आई हूँ कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि कलेक्टर कैसे दिखते हैं, और मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ बाद में। अरे वाह। तो मैं कहा तुम क्यों कलेक्टर बनना चाहती हो? हम्म, तो बोले कि कलेक्टर मैं इसीलिए बनना चाहती हूँ कि यहाँ जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बोलते हैं कलेक्टर साहब को जाके बता दो, हाँ। मतलब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, हम्म, इसलिए मैं भी कलेक्टर बनना चाहती हूँ। अरे तो वाह। अब आप एक 8 साल की बच्ची का कॉन्फिडेंस देखो। मैंने कहा अब तू पढ़ती कौन सी क्लास में? कि मैं अब 3rd में आई हूँ। हम्म, तो 3rd क्लास की बच्ची अकेले कलेक्टर से मिलने जाती है, पीए को पर्ची देती है, बैठती है 1 घंटा बाहर, अरे और फिर उसके बाद मिल के जाती है। तो यहाँ के बच्चों में है कुछ करने की, अंदर कर सकते हैं, वो काफ़ी ऊर्जा है उनके अंदर, फायर है। वेरी ट्रू। वो तो सर हम ग्राउंड पे बहुत सारे बच्चों को हाँ। एक्चुअल में देख ही रहे हैं। बट सर कई बार क्या होता है ना, हम सिर्फ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कुछ करियर ऑप्शन से देख करके, हम्म। और वो रास्ता शायद हमारे लिए नहीं होता है और हम उस हम्म। पे चलना शुरू करते हैं, और जब कामयाबी हासिल नहीं करते हैं तो वो नन्हे पैर उस पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं और फिर हार भी नहीं मान पाते हैं, बट कोई दूसरा रास्ता चुनने का ऑप्शन भी नहीं बचता है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हमको असफलता को स्वीकार करना भी सिखाने की ट्रेनिंग देनी हम्म, चाहिए कि असफलता को हम कैसे स्वीकार कर लें। हम्म, हम मान लें कि ठीक है ये नहीं है तो, पर हमारे सामने उसके लिए प्लान ए के साथ में प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक भी सोच के रहना चाहिए। जब भी हम कोई हाँ। एक टारगेट को पकड़ते हैं, जैसे हमने पकड़ लिया मैं आईएएस बनूंगा, वेरी तो ट्रू। हमको पता है कि हर साल देश में आईएएस तो 100-200 ही बन पाएंगे हम्म, इतने लाखों में से। तो उन 100-200 में आप चाहे बहुत मेहनती हो, बहुत होशियार हो, पर उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। उस फैक्टर में हो सकता है कि आपको ये सफलता नहीं मिले, तो आपको साथ साथ प्लान बी भी दिमाग में सोच के रखना चाहिए कि किस टाइम पे हमको इस प्लान को क्विट करना है और दूसरे प्लान को पकड़ना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी बच्चों में होनी चाहिए, और हमको उनको असफल होना, हारना, हार को स्वीकार करना, ये भी टाइम टाइम पे सिखाना चाहिए बच्चों को कि ठीक है। वेरी उससे ट्रू। वो कॉन्फिडेंट फील करेगा कि ठीक है मैं ये नहीं बना हम्म, तो ये हो जाऊंगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाऊंगा। तो हम्म, जैसे आज आईआईटी के बच्चे कोटा में जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो वहाँ पे एक कलेक्टर थे डॉक्टर रवि सुरपुर जो हमारे अभी प्रभारी बिल्कुल हैं, बिल्कुल। है ना। हाँ। उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ के बच्चों के लिए एक माहौल देना शुरू किया था, और उनको जीवन के बारे में और जीवन की कला के बारे में, प्लान के बारे में, प्लान बी के बारे में ये समझाना शुरू किया था। और कहा था कि भाई आईआईटी बन के भी लोग क्या नहीं कर सके जो बिना आईआईटी बने भी लोग कर सकते हैं। हम्म, तो इस तरह की असफलता की ट्रेनिंग भी देना हमको ज़रूरी है बच्चों को, ताकि वो बाद में ऐसा नहीं हो कि
एक ही एम को चुने और वो नहीं मिलता है तो उसके बाद वो फिर कोई ऐसा रास्ता पकड़ ले जो कि उसके लिए बेहतर नहीं हो। वेरी तो ट्रू। प्लान ए के साथ बी सी डी भी बच्चों को एक साथ देना हमको बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम में। बचपन में तो सर बच्चा गिरता है ना अगर घुटनों के बल, तो मम्मी कहती हैं चींटी गिर मर गई, हाँ तब ध्यान नहीं देते हैं हम, हाँ उसको उठाते हैं, खुद से बढ़ाते हैं। पर जैसे जैसे बड़ा होता है तब तक एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है कि बेचारा एक्सपेक्टेशंस ही फुलफिल करता रह जाता है। हाँ और हमने एक सर्वे भी किया था, उस सर्वे के थ्रू में ये पता चला, बच्चों से पूछा तुम क्या करना चाहते हो, तो ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, हम अपने माँ बाप अब का नाम रोशन करना चाहते हैं। अपनी अद्भुतता पे, अपने स्किल सेट पे काम करके भी उनका नाम रोशन किया जाता है, बट वो सिर्फ अपने माँ बाप को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, उनकी खुशियों के लिए। वो इसमें मैं जो गलती माँ बाप की मानता हूँ, हम्म, तो वो कई बार ऐसा बोल देते हैं कि बेटा अपन वहाँ पे चलेंगे जब तू 10वीं में 90% ले आएगा तो फिर हाँ। वहाँ चलेंगे, या मैं तेरे को आईफोन तब दिलाऊंगा जब तू 95% ले आएगा। तो हमारे सपने हमने उस पर लाद दिए हाँ। कि भाई तू ये लाएगा उसी से मैं खुश होऊंगा, अदरवाइज मैं तेरे से खुश नहीं होऊंगा। तो उन बिल्कुल। सपनों के बोझ में हम बच्चों को लाद देते हैं और वो बच्चा उस सपनों के बोझ में लद जाता है, क्योंकि वो अपने माता पिता के लिए कुछ भी करना चाहता है। वो ये देखता है कि मेरे पेरेंट्स खुश कैसे रहें, कि खुश 95% लाने से होंगे, तो मैं वो लाने की कोशिश करता हूँ। और बेचारा नहीं ला पाता तो वो भी बड़ा अपने आप में फिर वो विद्रोह करना शुरू कर देता है कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे को अच्छा नहीं समझते हैं क्योंकि मैं 95% नहीं ला पा रहा हूँ। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी बहुत सावधानी की ज़रूरत है इस विषय में, कि वो अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों पे नहीं डाले। कि भाई गुप्ता जी का बेटा 90% लाता है तो तेरे को भी 90% लाने की वेरी ट्रू। ज़रूरत है। ये इस तरह का माहौल घर में नहीं बनाएं और उस बच्चे की जो मौलिक प्रतिभा है उसके हिसाब से जो उसको आगे बढ़ने का पूरा अवसर दें, स्वतंत्रता दें, इंडिपेंडेंस दें उसको। जितने भी मेजर केसेस होते हैं, जब बच्चा लिखता है, कोई भी लेटर लिखता है, आई क्विट और कोई भी ऐसी बात लिखता है, तो वो ज़्यादातर यही लिखता है कि मैं आपकी इच्छाएं, आपके सपने पूरे नहीं कर बिल्कुल पाया, बिल्कुल। ज़्यादातर। हाँ तो इमोशनल जो डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में हो रहा होता है, इनडायरेक्टली हम उनको उनके पैरों पे खड़ा करने की बजाय उनको डिपेंडेंट बना देते हैं, हाँ वेदर बिल्कुल। इट इज़ फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली। तो इन सब बातों से आई थिंक इस पे कोटा फैक्ट्री में इसका काफ़ी अच्छा जिक्र भी किया हाँ गया है, बिल्कुल गेस। हाँ। सर आगे बढ़ते हुए ये जो प्रोग्राम आपने रिमार्केबल के साथ में जो करियर काउंसलिंग का जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, आपको क्या लगता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, करियर गाइडेंस, ये किस हद तक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों पे चेंजेस ला सकती है? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए तो ये अनिवार्यता है करियर अच्छा। गाइडेंस की, और उसके लिए काउंसलिंग या साइकोमेट्रिक टेस्ट उसकी पर्सनालिटी को पता करने के लिए, उसकी योग्यता को पता करने के लिए और उसकी स्किल को पता करने के लिए हमको जो भी एक वैज्ञानिक तरीका हो, जिसमें एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी एक वेल रिकॉग्नाइज्ड वैज्ञानिक तरीका है जो बच्चे के योग्यताओं के बारे में हमको बताता है, उसके रुझान के बारे में बताता है, उसके एटीट्यूड के बारे में बताता है, उसके इंटरेस्ट के बारे में बताता है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट आज जो बच्चा, जैसे मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो या तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे हैं या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनको करियर काउंसलिंग अगर हम स्कूल में नहीं देंगे तो उनको कहीं भी नहीं मिल सकती जीवन में। तो वो इस बारे में सोच भी नहीं सकते, उनके पेरेंट्स भी नहीं सोच सकते, वो भी नहीं सोच सकते। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए तो करियर काउंसलिंग करना, साइकोमेट्रिक टेस्ट करना, मैं सोचता हूँ कि अनिवार्यता है। किसी बच्चा जो आज अपनी रुचियों को पहचान लेगा, अभिरुचियों को पहचान लेगा और उसके हिसाब से अपना करियर चुनेगा तो वो जीवन में बहुत सफल होगा। तो गवर्नमेंट स्कूल के हाँ। लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमारी अभी ना पेरेंट्स से भी मीटिंग हुई और टीचर्स से हुई, प्रिंसिपल्स, बच्चों से भी हुई, तो बहुत सारों को तो पता ही नहीं था। हाँ स्पेशली पेरेंट्स को तो बिल्कुल ही नहीं पता था ये क्या हो रहा है, लेकिन जब उनसे बातें करी तो कुछ माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए हाँ कि हमारा बच्चा कर पाएगा, आप ये हाँ करोगे? अरे मैडम, आप जो बोलोगे हम वो करने को तैयार हाँ। हैं, आप जैसे कहोगे हम वैसे करने को तैयार हैं। अभी जो पेरेंट्स हैं उन, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे वो इन विषयों में नहीं समझते, पर जब बात आती है बच्चे के करियर की तो वो उसके लिए कोई भी मूल्य चुकाने को हम्म। तैयार होते हैं। मैंने अभी कल ही एक बच्ची का यहाँ मेडिकल में एडमिशन हुआ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बच्ची थी, तो उसके पिताजी का मेरे पास फ़ोन आया कि साहब मेरी बेटी का एडमिशन हुआ और 18.5 लाख रुपए फ़ीस है, तो मैंने 16 लाख का मेरा मकान बेच दिया। मगर तुम करते क्या हो? तो कि मैं तो जो है कोई ऑटो ऑटो चलाता हूँ उदयपुर में और यहाँ रहता हूँ, तो एक मकान था वो बेच दिया। मैं कहा तू कहाँ रहेगा? मैं अब किराए पे रह लूँगा।
पर 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं जो आप मेडिकल कॉलेज वालों को बोल दो कि कैसे भी करके माफ़ कर दे तो मेरी बच्ची मेडिकल कर जाएगी। तो इस हद तक भी जा सकते हैं पेरेंट्स, मतलब अगर बच्चे उनके होशियार हैं और माँ बाप चाहे खुद पढ़े लिखे नहीं हैं पर उनकी आंख में ये है कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं यहाँ के लोग। ख़ास तौर से इस ज़िले के लोगों में मैंने ये चीज़ देखी है, झील राजसमंद उदयपुर के लोगों में बहुत ये बड़ी चीज़ बात है सर, लेकिन माँ बाप तो वैसे भी कुछ भी उधार लेके इधर उधर से अपने बच्चों के सपने तो पूरे करने की पूरी कोशिश पूरी करते हैं। कोशिश करते हैं वो। और बिल्कुल। वो ऐसे माँ बाप है जो उन पे बच्चों पे कभी सपनों का बोझ भी नहीं डाला हाँ, उन्होंने, क्योंकि उसका लोअर मीडियोकर हाँ, वाले जो वो हम कह बच्चे नहीं सकते हैं। तय किया कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो फिर उसका सपोर्ट उसके पेरेंट्स कर रहे हैं कि उसके लिए मकान भी बेचना पड़े तो बेच के उसको पढ़ाने के लिए तैयार है। तो मैंने यही आपको कहा कि जो हमारे सामने प्रिविलेज क्लास में होते हैं सारे चैलेंज, इसमें अंडर प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज कोई में चैलेंजेस कोई नहीं है। चैलेंज नहीं, जो बच्चा करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको इवन वो हर दृष्टि से सपोर्ट करना चाहते हैं। आज मैं प्रिविलेज क्लास में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिनकी बेटी कोई ऐसी पढ़ाई करना चाहती है जिसमें बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी ट्रेनिंग करना चाहती है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और वो उसको थोड़ी सी असुविधा से कर सकते हैं पर नहीं करते। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ। और एक तरफ ये बच्चे हैं जो ये क्लास है जो कि बेचारी खुद बड़ जैसे तैसे खाना का खर्चा चला रहे हैं, वो अपना मकान बेच के भी बच्चों को पढ़ाने की तैयारी करता है। बिल्कुल। आप ये बिहार के देखो बच्चों को, बिहार के बच्चे कितने साल तक दिल्ली में रह के आईएएस की तैयारी हाँ, करते हैं, बहुत। और हर वहाँ पे उनसे पूछो तो उनके पिताजी कहीं खेतीयार मजदूर है, कहीं कोई छोटा मोटा पूरा काम करोल करते बाग, हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर। पूरा उसमें करते हैं। तो हम्म। पेरेंट्स तो किसी भी हद तक बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। सर, आई थिंक जो अगेन यही वाली बात आई ना, अभावों में पले हुए बच्चे, जो माँ बाप हाँ, हैं जिन्होंने वो चीज़ों को लेकर के कठिनाइयाँ पाई हैं, हम दोनों ही तरीके के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। जो ये सरकारी स्कूल के बच्चे, इनके सपने और इनके ऊपर काम करना, अगर आपने इन पे इतना सा भी पुश दिया तो ये और उससे 10 कदम आगे जाने की बात करते हैं, और उनको आपने ज़रा सा कुछ सब कर दिया, पर ग्रैटिट्यूड तो ज़ीरो है। एक्सपेक्टेशन और है कि जैसे ये आपका काम है, ये तो आपको हाँ, करना ही है, हाँ, इसके लिए हाँ। तो हमने आपको पैसा दिया है, तो आपको हाँ, बताना ही है। पर अपनी तरफ से कितनी मेहनत है वो नहीं, उनको सारे मैनेजमेंट आते हैं कि भाई टीचर को, स्कूल को और पेरेंट्स को और सबको कैसे मैनेज करना है। तो ये पर्सनल हमारा भी काफ़ी हद तक इन लोगों के साथ में एक्सपीरियंस रहा है। जहाँ तक ये बात है ग्रेटिट्यूड की, तो विषय से हट के बात है कि आज के टाइम में उसकी अपेक्षा तो करनी ही नहीं चाहिए किसी भी स्तर पे। चाहे आप सोसाइटी के लिए कोई सेवा कर रहे हैं तो उसमें आप ये अपेक्षा छोड़ दो कि आपको कोई रिकॉग्निशन मिलेगी, या आप बच्चों की काउंसलिंग के लिए कर रहे हैं। तो इस पे एक बहुत छोटा सा किस्सा है कि मैं एसडीएम नाथद्वारा था, आज से 20-25 अच्छा। साल पुरानी बात है। तो एक चाय लाता था ऑफिस में, वो बच्चा था 12-13 साल का। तो मैंने उससे पूछा तू पढ़ता क्यों नहीं है? तो वो बोले सर मेरे पैसे नहीं है इसीलिए माँ बाप यहाँ लाए। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे को 400 रुपये महीना दे दूँगा, तो तू पढ़। तो बोले ठीक है साहब। तो 400 रुपये महीना मैंने देने लग गया उसको। 5-6 महीने दिए, फिर 2-3 महीने वो आया भी नहीं, और मैं भी उसको भिजवा नहीं पाया और वो आया भी नहीं। तो वो चौथे महीने आके बोला कि साहब मेरे 1600 रुपये कहाँ हैं? उसने मेरे से सीधा ये प्रश्न किया, मतलब उसने उसको अपना राइट हाँ, समझ लिया। हाँ। और हम सोच रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड मिलेगा उससे, वो नहीं है, वो नहीं होगा। तो ये तो एक प्रवृत्ति है समाज की। तो इसलिए जब भी कोई अच्छा काम आप करते हैं या कोई मौलिक काम आप कर रहे हैं, तो उसके बदले में मिलने वाले कि इससे हमको कोई रिकॉग्निशन मिलेगा, उसको भूल जाना बहुत ज़्यादा अच्छा वो होता तो है। उससे आप डेफिनेटली। दिशा में चलते रहोगे। अगर रिकॉग्निशन से आप प्रेरित होगे तो फिर आपकी प्रेरणा में कमी आती जाएगी धीरे-धीरे। एक्सेप्ट द पर्सन द वे दे आर, हाँ, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। नहीं, नो, उनसे नो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन। ये केवल समाज पे ही लागू नहीं होता है, ये सभी पारिवारिक संबंधों पे भी लागू होता है, अपने घर में भी लागू होता है, ये पूरी दुनिया बिल्कुल, में लागू होता है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। नहीं? गुड लर्निंग फॉर द डे। हाँ। सर, आपको क्या लगता है स्पेसिफिकली, अगर अपन आज राजसमंद की और करियर काउंसलिंग की इन सब की बात करें, तो इस पर्टिकुलर जगह के हिसाब से कौन से मेजर करियर ऑप्शंस आपको यहाँ के लोगों के लिए आपको लगते हैं कि ये बेस्ट हो सकते हैं? मेरा ये मानना है कि जैसे कि राजसमंद और उदयपुर ये पर्यटन के हब हैं दोनों। यहाँ पे लगातार होटलों की संख्या बढ़ रही है, विदेशी और देशी पर्यटक भी बहुत आते हैं। तो जो हॉस्पिटलिटी है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, ओके। इससे जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं, इसमें ट्रेनिंग देने की बच्चों को ज़रूरत है। जैसे कि मैं कुंभलगढ़ में आप देखें, कुंभलगढ़ में पिछले 25 सालों में
कई होटलें बनी हैं। आप उन होटल्स में जाके देखें कि उनके जो कुक हैं वो सब ट्राइब्स के हैं, वहीं बिल्कुल। लोकल लोग हैं, हाँ। और वो इतना अच्छा खाना बनाना ट्रेडिशनल तरीके से या होटल में रहते रहते सीख गए हुँ। कि उनकी आज 30,000 40,000 रुपए घर में बैठे हुए उनको पैसे होटल वाले दे रहे हैं। हुँ। तो इसका मतलब हॉस्पिटलिटी के फील्ड में अभी हमको लोकल आज उदयपुर अपन अच्छी ब्रांडेड होटलों में जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे या उत्तराखंड साइड उत्तराखंड के से। बच्चे सब काम, मैं कोई हुँ। रीजनलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ कि इतना बड़ा वैक्यूम है कि इतनी दूर दूर से भी आके बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं। हुँ। तो हमारे यहाँ के बच्चों को अगर हम उस लेवल की ट्रेनिंग दे दें और वो माहौल पैदा कर दें, तो इस हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म इस ज़िले के लिए बहुत ही अच्छे फील्ड हैं। दूसरा अपन देखते हैं कि माइनिंग एक्टिविटी से रिलेटेड छोटे छोटे वोकेशनल कोर्सेज, कि माइनिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, किस तरह से माइंस का हम वैल्यू एडिशन, मिनरल का वैल्यू एडिशन करके उसको कहाँ पे मार्केट कर सकते हैं, बिल्कुल। और कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे बैंक का लोन मिलता है। आज हमारे यहाँ पे क्वार्ट्ज की, फेल्सपार की पूरे अपार मिनरल्स हमारे ज़िले में हुँ। हैं, उनको हम यहीं पे प्रोसेस करके पाउडर बना के महसाना दें। सब व्यापारी जो ये कर रहे हैं, इस तरह की स्किल बच्चों में डेवलप करें कि कैसे वो आगे इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। मिनरल्स रिलेटेड उनमें एंटरप्रेन्योरशिप प्लस जो मिनरल रिलेटेड इंडस्ट्री है उसमें कौन सी क्वालिटी के मैन पावर की ज़रूरत है, ऑलराइट। उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग हम उनको दें, तो हुँ। उनको घर के घर में ही रोजगार भी मिल सकता है, और जो हुँ। लोग ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप रखते हैं वो अपनी खुद की इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ टूरिज्म, सेकंड इज़ मिनरल, थर्ड हमेशा माइनिंग के साथ साथ एनवायरनमेंट साथ साथ चलता है। वेरी ट्रू। फिर राजसमंद में आप देखें कुंभलगढ़ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हुँ। इधर अपन जाएं गोरम घाट, कामली घाट, वहाँ पे जो टाटगढ़ रावली वाली सेंचुरी है। तो सारी ये चीज़ें, और उदयपुर है, उदयपुर में भी अपना सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों की भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, हमारे यहाँ के बच्चों को दी जा सकती है कि जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो एनवायरनमेंट रिलेटेड कोर्स कैसे करें, ताकि वो अब बाद में अपने ही एरिया में एक अच्छे फील्ड में काम कर सकें, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जैसा। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के रूप हुँ। में या बिल्कुल। एनवायरमेंटल कंसल्टेंट के रूप कंसल्टेंट के में। रूप में। इवन माइनिंग कंसल्टेंट होते माइनिंग हैं आजकल, कंसल्टेंट। कोई भी नई माइनिंग लीज मिलती है तो उसका बिल्कुल। एनवायरनमेंट क्लियरेंस कराना, उसका हुँ। पूरा प्रोजेक्ट करना, उसकी सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सर्वे वेरी करवाना, ट्रू। और फिर सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लियर हुँ। कराना। तो इन्वेस्टर ये सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो उसमें कंसल्टेंट के लिए उसको क्या करना चाहिए, किस तरह से माइनिंग में डिप्लोमा करके भी आप कैसे कंसल्टेंट बन सकते हो कम समय में, इस तरह की ट्रेनिंग अपने को दी जा सकती है। तो टूरिज्म, मिनरल एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों इस ज़िले के बिल्कुल की पॉइंट्स हैं जिसमें उसके बहुत हुँ। स्कोप है आगे जाके। काफ़ी सारे बच्चे सर यहाँ के एग्रीकल्चर में भी जाना चाहते हाँ, हैं। ये बहुत अच्छा है कि इसमें ख़ास तौर से आपको राजसमंद और रेलमगरा बेल्ट के बच्चे हुँ। मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर ख़ास तौर से इन्हीं दोनों तहसीलों में हुँ। मिलती है। और रेलमगरा में काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे पास में हैं, जो कि वर्षों से उनकी वंश दर वंश खेती के काम से जुड़े हुए हैं। तो हुँ। उनके बच्चों में खेती को बढ़ाने की, खेती करने की और उसके नए तरीके ईजाद करने की भी चाहत उनके अंदर हाँ। है। इसीलिए है कि वो देख रहे हैं कि खेती से ही उनको रोजी रोटी चल रही है, उनकी आजीविका चल रही है। तो उस आजीविका को अच्छा करने के लिए वो उस एरिया में भी, उस फील्ड में बहुत काम करने के इच्छुक काफ़ी हैं। हद तक। तो मैंने देखे हैं कई, एक लड़का है जिसने बीएससी एग्रीकल्चर यहीं उदयपुर से करी, और उसके बाद उसके पास 2 बीघा ज़मीन है। 2 हुँ। बीघा ज़मीन के अंदर उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सब्सिडी जो मिलती है उस स्कीम में अपने यहाँ जो वो पॉलिस्टर का पूरा ऊपर वो बना देते हैं पूरा एक ग्रीन हाउस टाइप, और उसके हुँ। अंदर फिर उसने कुकुम्बर लगाना शुरू किया, और वो कहता है मैं साल की 8 लाख रुपए की कुकुम्बर बेचता हूँ 2 लाख 2 बीघे में। तो 8 लाख बोले कि मैं ऐसा कहीं भी नौकरी करने जाऊँ तो मेरे को इतने पैसे नहीं मिल सकते। आज हुँ। मैं घर में बैठ के और 8 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो इस एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों में भी अपने को बच्चों को इस ट्रेन करना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे हैं, 1-2 तो स्टार्टअप्स भी हैं जो एग्रीकल्चर में राजसमंद से ही कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ, अपना कुछ यूट्यूब से, गूगल से पढ़-पढ़ के अपने पेरेंट्स को हेल्प करके। तो दे आर लाइक कि हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। बिल्कुल। एक ने तो अभी कुछ बीज बनाए हैं हाँ, और
बहुत सारे नई चीज़ें इनोवेशन में, उसने कहा पुराने न्यूज़पेपर जितने भी लोग फेंक देते हैं रद्दी में से, हाँ। तो मैं बहुत सारी रद्दी में अखबार उठा के लाया हूँ और उससे उसने कुछ आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स या जनरल चीज़ें बनाई हैं। न्यूज़पेपर से पेंसिल बनाई उसने, और जिस पूरी पेंसिल में बीज हैं, हुँ, तो पीछे लास्ट में आपने पेंसिल यूज़ कर ली और उसके बाद में वो कहता है कि जितनी बार आप उस पेंसिल को छोटी हो जाएगी, आप फेंकोगे, हुँ, तो आप एक पौधा उगा रहे होगे। हुँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा जो देश है वो राजसमंद जैसा हरा हो, हाँ। इस तो सोच बहुत के से। अच्छी सोच भी है। हाँ, मैं एसडीएम रहा हूँ गंगानगर ज़िले में आज से 20 साल पहले, तो वहाँ पे एक मेरे को अभी तक याद है, एक संत लाल करके व्यक्ति था जो किसान था। अच्छा। उस संत लाल ने भी बीएससी एग्रीकल्चर किया और हुँ, वहाँ बीएससी एग्रीकल्चर को उस टाइम पे एक मुरब्बा ज़मीन अलॉट होती थी। हुँ, मुरब्बा मतलब 25 बीघा। ओके। वहाँ पे पूरा मुरब्बे का सिस्टम है, कॉलोनाइजेशन एरिया है। तो उसपे पानी बहुत कम मिलता था उसको। हुँ, तो उसने जोजोबा की खेती करी। जोजोबा एक ऐसी प्लांट होता है जो बीज देता है। तो ओके। उसने जोजोबा जो ये रेतीले प्रदेशों में ही इसकी प्लांट लगाए जाते हैं, जैसे सऊदी अरब वगैरह इधर से। तो उसने अपने खेत में वो प्लांट लगाया क्योंकि रेत इधर भी है गंगानगर में, हुँ, और स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया जिससे उसको बूंद बूंद करके पानी प्लांट को मिले, पानी भी ज़्यादा खराब नहीं हो। वो फर्स्ट ईयर में जितने बीज देता है, दूसरे साल में उसके दुगने देता है। तीसरे साल में जितने दुगने हैं उसके दुगने देता है, मतलब वो जीपी में उसके सीड्स हुँ, बढ़ते हैं। शुरू के 3-4 साल उसकी कोई फसल दूसरी फसल नहीं होती तो उसको इनकम नहीं होती, तो इसलिए ये लोग करते नहीं हैं। उसने किया, और वो बीज काम आता है जो ये एरोप्लेन का जो फ्यूल बनता है, वो उन ओके। बीजों से बनता है। अच्छा। तो अब आज उसकी ये स्थिति है कि उसके पास 10 मुरब्बे तो ज़मीन है, और किसान उसने खुद रखे हुए हैं, 10ओं में जोजोबा लगाता है, और ऑनलाइन उसकी बुकिंग होती है, गाड़ी सीधी उसकी खेत पे आती है और बीज लेके जाती है। अरे वाह! तो मतलब वो, और एक बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए लड़के ने ये शुरू किया, और 10 साल के अंदर वो आज कम से कम 1 साल के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की कमाई करता है। और उसको कहीं नहीं जाना है मार्केटिंग के लिए, कहीं वहीं भी उसके नहीं। खेत से आके बीज अरे वाह! लेके जाते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ भी आपको मिलेंगे जो ये एग्रीकल्चर में अच्छा काम कर सकें इस फील्ड में। और एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर कोई या मैं जानता भी हूँ एक रेल मगरा में, वो कोई एक ऐसा उसने प्रोडक्ट बनाया है जिससे कम पानी में ज़्यादा उत्पादन हो सके। तो उसको अभी हम अच्छा, ट्रायल बेसिस पे शुरू करेंगे, पायलट बेसिस पे। और ओके। उसकी ट्रेनिंग भी, उसकी जो एक्सपर्टीज़ है उसको अपन यूज़ करके बच्चों को भी वो सिखाएंगे। तो कई ऐसे एक्सपेरिमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी राजसमंद में किए जा सकते हैं, खासतौर से रेल मगरा एंड इसमें। कुंभलगढ़ की बात करें तो वहाँ पे सीताफल होता है जैसे, हाँ। तो आपको कस्टर्ड एप्पल का जो वो उसके अंदर का निकाल के और उसका पल्प, हुँ, और वो बना के आप उसको बेचो, तो वहीं पे आप देखिए कुंभलगढ़ में इतने टूरिस्ट एरिया, इतने टूरिस्ट रोज आते हैं, और वहीं आपके पास में सीताफल है, और अगर हुँ, उसको पल्प बनाने की ट्रेनिंग दे दी जाए और उसकी पैकेजिंग की ट्रेनिंग दे दी जाए, बिल्कुल, तो उसको मार्केटिंग के लिए भी इधर उधर कहीं भागने की भागने ज़रूरत की नहीं है। ज़रूरत ही वहीं नहीं। टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ पे कोई एक छोटी सी दुकान भी ले ले और वहाँ से उसको बेच सकता है। तो ऐसे स्कोप बहुत हैं इस ज़िले में काम करने के लिए। थॉट प्रोसेस, डायरेक्शन और लॉजिकल प्लानिंग, थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इन सब हाँ, चीज़ों की बहुत ज़रूरत है बहुत हर ज़रूरत जगह। है, जो कि हमारी एकेडमिक जर्नी का पार्ट नहीं है नहीं कहीं है, पर भी। हुँ। बिल्कुल। सर, हाउ इज़ राजस्थान गवर्नमेंट, वो किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट और करियर रेडीनेस के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कर रही है? ये तो आपका राजसमंद का इनिशिएटिव हाँ, था, हाँ। बट अदरवाइज़? राजस्थान गवर्नमेंट का एक स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है पूरा, ओके, जो कि जगह जगह स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करता है। उसमें कई जैसे रूट सेटी जो बैंक्स की संस्थाएं हैं, इनको भी उसने साथ में लिया हुआ है। कई दूसरी कंपनीज भी हैं, उनको साथ में लिया हुआ है। पर वो स्किल डेवलपमेंट जो भी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स का नहीं करते। वो या तो पढ़ाई स्टूडेंट्स करके और पूरी कर चुका है, उन लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। हुँ, उसमें कंप्यूटर ऑपरेशन, सिक्योरिटी, टेलरिंग, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे अपने नाथद्वारा में भी है, रूट सिटी का ऑफिस है, एसबीआई सीएसआर फंड में ये ट्रेनिंग का काम करता है। ओके, उसके परमानेंट सेंटर्स हैं, और भी कई सेंटर्स पूरे राजस्थान में हैं। हुँ। बट ये सारा स्किल डेवलपमेंट पढ़ाई के बाद का है। पढ़ाई के साथ स्किल डेवलपमेंट का कोई ऐसा करिकुलम मेरी जानकारी में नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट सर, जैसे आप जिला कलेक्टर की पोजीशन पे होते हुए, जब राजसमंद में ये इतना बड़ा चेंज, इतने सारे बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट दे रहे हैं, सब हम्म, टैब जो टेक्नोलॉजी से इतनी दूर रहे सरकारी स्कूल के बच्चे, हम्म। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या किसी ने कहा दूर से, दूसरे ज़िले से किसी ने आपसे डिस्कशन करा हो कि ये कुछ नया, या पर्सनल फीलिंग और एक्सपीरियंस आपका
कैसा रहा? हाँ, नहीं इसमें काफ़ी उत्सुकता है। दूसरे ज़िले के कई आईएएस अधिकारियों ने मुझे फ़ोन किया और इसके बारे में जानने की कोशिश की, ओके। और जब उनको बताया तो वो काफ़ी हुँ, खुश हुए और वो बोले कि ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए और ये आज की नीड भी है। तो उन्होंने पूरे पैटर्न को समझा यहाँ पे, और हुँ, बात ये है कि हर ज़िले में डीएमएफटी होता नहीं है। तो जी, इस बारे में अगर कुछ अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट आएँगे, और तो फिर इसमें गवर्नमेंट भी इस विषय में कुछ विचार कर सकती है। अगर बिल्कुल, हम उनको कुछ ऐसे दिखने वाले रिजल्ट दे पाए, डेफ़िनेटली। तो जिसको देख के उनको लगे कि ये सभी बच्चों के लिए शुरू करना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट इसको करिकुलम का पार्ट बनाती है तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरे को नहीं लगता आएगी, सर गवर्नमेंट क्योंकि करिकुलम का तो ये पार्ट है भी वैसे। करियर काउंसलिंग हाँ जी, वैसे देखा जाए तो है, पर इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी जो कि स्कूल के टीचर्स को ही हमको हुँ, देनी पड़ेगी, वेरी और ट्रू। स्कूल के टीचर्स ही ये इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जो इंटरेस्टेड टीचर हैं हुँ, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वो इस काम को, और फिर किसी साथ में किसी संस्था का सहयोग भी लिया जाए, विशेषज्ञ संस्था का, तो विशेषज्ञ का गाइडेंस मिले और टीचर्स को ट्रेन कर दिया जाए तो ये काम पूरे राजस्थान में हर स्कूल में चलाया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी न किसी स्तर पे चलाया जा सकता है। हो सकता है कि वो इतने बड़े स्तर पे नहीं चलाया जा सके, कि पर उसकी शुरुआत की जा सकती है। रिमार्केबल यहाँ पर आकर के काफ़ी मोटिवेटेड, हैप्पी बिकॉज़ काफ़ी डिफरेंट फीलिंग थी जब हमें दूसरी जगहों से हमें पर्सनली कॉल आई कि आप यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। हुँ। तो हमारे लिए एक थोड़ी काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि इस काम को सोशल मीडिया या जनरल मीडिया के थ्रू लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मेरे मन में आया कि आपसे भी ये सवाल पूछा जाए। डेफ़िनेटली। हाँ, इसमें जो सबसे पॉज़िटिव पॉइंट है वो ये है कि जिस क्षेत्र में हमने काम शुरू किया है, और उस क्षेत्र की जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, हुँ, वो खुद युवा हैं और खुद बहुत प्रोफ़ेशनली क्वालिफ़ाइड हैं, उनको पूरा वेरी ट्रू। इंटरनेशनल एक्सपोज़र है और इस चीज़ के महत्व को वो समझती हैं। और उनके हुँ, मन में कहीं न कहीं ये भी सोच है कि वो उनके जो क्षेत्र के लोग हैं, उनके बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाएँ, उनको बनाएँ। तो ये उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है अपनी तरफ हुँ, से भी। तो जब इस हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इतने जागरूक हों, इतने पढ़े वेरी लिखे ट्रू। हों और लोगों को इस दिशा में ले जाने के लिए खुद जब मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे रिमार्केबल के रिज़ल्ट भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। क्योंकि लोगों जनप्रतिनिधि का लोगों के साथ सीधे जुड़ा होता है। आज हाँ जी। मैं गाँव में जाके कोई भी बात बोलूँगा तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लोगों पे, जितना यहाँ की एमएलए जाके जब गाँव में बोलेंगी, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई एमएलए साहब ये कह रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको और हमको भी, शिक्षा विभाग को भी पूरा सपोर्ट मिला है इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, ये और तो सर बहुत मैं स्मूथली हम इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। ये तो मैं सर डेफ़िनेटली पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत रहूँगी, क्योंकि ग्राउंड पे हमारे लिए नया शहर, नई हुँ, जगह और हाँ। सब नए लोग। एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट, समग्र शिक्षा का सपोर्ट और जनप्रतिनिधि का सपोर्ट, मैडम का सपोर्ट यहाँ पर जो हमने देखा, क्योंकि बदलाव लाने के लिए आपको वहाँ के लोग बदलाव के लिए आपको एक्सेप्ट करने वाले मोड में हुँ, भी होने चाहिए। तो बिल्कुल। छोटी-छोटी जो अड़चनें दूसरी हमें देखने को मिलती हैं, वो शायद हमें कई जगहों पर ना भी मिली हुँ, और एक्सेप्टेंस मोड में अगर पर्सनली मैम की बात की जाए तो जितनी तबीयत उनकी ख़राब थी, फिर भी हर बच्चों से बात करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए वो जितनी पर्सनली मोटिवेटेड थी, हाँ। जिस कंडीशन में होने के बावजूद भी, वो काफ़ी सराहनीय है। हाँ, तो ये सारे हुँ, काफ़ी अनुकूल माहौल है यहाँ पे। शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक हैं वो भी काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं, हुँ। क्योंकि मैंने राजस्थान के अलग-अलग ज़िलों में काम किया है, देखा है सभी विभागों को। तो अगर अपन तुलना की जाए तो राजसमंद ज़िला, उदयपुर ज़िला, यहाँ की जो गवर्नमेंट मशीनरीज़ है, यहाँ के जो सरकारी कार्मिक हैं, वो डिसिप्लिन्ड हैं और मेहनत करना चाहते हैं। सर एक फाइनल मैसेज जो बच्चे आज आपका ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना स्वयं का आकलन करो। सबसे हुँ, पहले आप खुद को पहचानो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि हुँ, आपके अंदर क्या एबिलिटी है और आप क्या कर सकते हो, क्या आपको अच्छा लगता है। हुँ, और फिर उस दिशा में पूरी कड़ी मेहनत करो। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता कि आप बहुत कम मेहनत करके या मेहनत से जी चुरा के उस मंजिल को पा जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। सपने बड़े देखो और उनको पूरा करने के लिए उससे भी ज़्यादा अधिक मेहनत करो।
ये सफलता का सूत्र है मेरे। खुद को पहचानें, खुद को समझें, अपनी स्किल सेट को समझें, अपनी अद्भुतता को समझें और उसी रास्ते पे निकल पड़ें। और फिर पूरा मा- मंजिल को पाने के लिए हाँ, पूरा कठोर परिश्रम भी करें साथ में। वही हम भगवान के आगे बोलते तो हैं कि मुझे ये चाहिए भगवान, मुझे ये नहीं हाँ मिला, पर भगवान आपको हाँ कर देते हैं और उसके लिए तैयार करना शुरू करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता हाँ। कि भाई रास्ते में इतनी रुकावटें मेरे ही साथ क्यों। हम्म, तो इससे तो मैं एग्री करूंगी क्योंकि आपकी इतनी लंबी जर्नी देख करके काफ़ी मोटिवेशन है। बिल्कुल। तो सर कुछ फायर साइड चैट थोड़ी सी करेंगे, क्विक क्वेश्चंस हैं, जी बहुत जरूर। फास्ट फास्ट वाले। हम्म। सो आपकी कुछ फेवरेट मेमोरी हो स्कूल की? स्कूल की फेवरेट मेमोरी की बात करें तो स्कूल के बच्चों के साथ टूर्नामेंट पे जाना, वहाँ उनके साथ साइंस फेयर पे जाना, ये मेरी फेवरेट मेमोरीज रही। एनी वन टीचर, ऐसी कोई टीचर जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? वो टीचर हैं डॉक्टर ए एल जैन, जो जिन्होंने मेरे पूरे करियर के शेप को डिज़ाइन किया। एक तरह से हम ये सोच सकते हैं कि वो हर वक्त पे जब मैं कोई भी निर्णय लेता था तो वो मेरे साथ में रहते थे और पूरा गाइड करते थे। अरे और वाह। वो केवल मेरे को ही नहीं, उन्होंने चित्तौड़गढ़ के कई बच्चों को, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक गरीब बच्चा था जिसको जो इंजीनियरिंग नहीं कर सकता था और बहुत होशियार था, पीईटी में भी उस टाइम प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ करता था, उसमें पूरे राजस्थान में फर्स्ट था, पर उसके पेरेंट्स के पास में पैसे नहीं थे। तो उसने बीएससी करी तो उसको दिशा दी और उस टाइम पे एएमआई उससे करवाई। तो ओके। एएमआई करने से वो बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाता है। इसी तरह से एक बच्चा था जिसके पिताजी इरिगेशन डिपार्टमेंट में मिस्त्री थे, मैशन का काम करते थे। उस बच्चे का बिट्स पिलानी में सिलेक्शन हुआ, उसके साथ भी यही समस्या थी, तो सारे स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करके उन्होंने उसकी फीस का इंतजाम किया और उसका वो लड़का आज अमेरिका में अपना स्टार्टअप चला रहा है। अरे वाह। तो ऐसे टीचर हैं जो पूरी ज़िंदगी भर उनका यही रहा कि ब्राइट स्टूडेंट को पहचानना और फिर उसके करियर को शेप देना। शेप। सुपर 30। सुपर 30, बिल्कुल लाइक सुपर 30। सर सिविल सर्विस इन वन वर्ड? सिविल सर्विस बोलें तो डेडिकेशन, समर्पण। मतलब आपको आपकी ज़िंदगी सिर्फ सिविल सर्विस ही है, फिर आपको बहुत सारे समझौते दूसरे करने पड़ेंगे घर में, दूसरी जगह पे। इसके अलावा फिर आपकी कोई लाइफ नहीं है। सिविल सर्विस मीन्स डेडिकेशन, सिविल सर्विस मीन्स इट इज़ ओनली योर लाइफ। और इसमें इसी में आपको आनंद है बस। इफ नॉट कलेक्टर देन व्हाट? मैं डेटा साइंटिस्ट होता अच्छा, क्योंकि कंप्यूटर में मेरे को नॉलेज इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स में मेरे को इंटरेस्ट था, और मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में कॉरपोरेट सेक्टर में काम भी कर चुका था। तो अगर मैं सिविल सर्विस में नहीं होता तो डेटा साइंटिस्ट होता। ऐसी एक क्वालिटी जो आपको राजसमंद के बच्चों में ज़्यादा अलग दिखती हो? जैसे कि मैंने देखा कि राजसमंद के बच्चे एक तो फिजिकली फिट हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा इनको जो चाइनीज़ बर्गर वगैरह खा के जो आज शहरों के बच्चे जो अपनी सेहत को बिगाड़ रहे हैं, उसका प्रभाव यहाँ पे बहुत कम है। अगर आप एवरेज वेट की बात करें तो आज जयपुर शहर के इसी उम्र के बच्चों का वेट इनकी वेट से कम 150% पाया जाएगा। फिट हैं शरीर से, नंबर 1। नंबर 2, मेहनती हैं। और नंबर 3, इनमें कुछ करने की झील है सभी बच्चों में, राजसमंद के बच्चों में। सर इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वाई सर्विस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, करियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट, वाई नॉट एनीथिंग फिजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट जो कि फिजिकली दिखता है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम पिछले 75 सालों से डेवलप करते आ रहे हैं हर स्कीम में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, नरेगा हो। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना एक श्रृंखला की शुरुआत है। इसका न तो कभी डिमांड ख़त्म होगी और न ही कभी अंत होगा, ये चलता रहेगा। पर इसमें अपनी जो ये सॉफ्ट एक्टिविटी है करियर काउंसलिंग की, इससे आप पूरी जनरेशन का शेप बदल सकते हो। आज आपने कोई भी सड़क बना दी तो वो एक सुविधा है, कोई पेयजल की सुविधा कर दी तो वो लोगों के लिए एक सुविधा है। पर आपने अगर उस गांव के 10 बच्चों का भी करियर शेप करके उनको एक ऐसी जगह पे भेज दिया तो वो अपने आप पूरे गांव की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। इसी के साथ आपकी इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत सोच और जो आपने एक इनिशिएटिव लिया, रिमार्केबल एजुकेशन, उमंग प्रोजेक्ट उमंग अपस्किलिंग राजसमंद, आप सब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। थैंक यू सो मच। जो एक इनिशिएटिव, आई बिलीव ये इनिशिएटिव ऐसी बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाए और बहुत सारी नए बच्चों को, दूसरे बच्चों को, उनकी सोच को, उनके माइंडसेट को चेंज करे। जैसे कि राजस्थान का एजुकेशन लेवल में काफ़ी नीचे आता है, धीरे धीरे ऐसी सोच सब जगह डेवलप होगी तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं जाकर के इसको और रैंकिंग में ऊपर पहुंच पाएंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।
थैंक यू टू थैंक ऑल. यू, थैंक यू टू यू. Thanks a ton, sir.